हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं सबके सब। स्वागत है आप सभी का स्वागत है परिश्रम रिलोडेड बैच के अंदर, जिसके अंदर हम लोग बेटा क्लास 12th की फिजिक्स की पढ़ाई चालू करने वाले हैं आज ही के लेक्चर के अंदर। तो भाई ये है आपका पहला लेक्चर और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक रिकॉर्डेड बैच है, यानी आपको जितने भी लेक्चर्स मिलने वाले हैं वो सब रिकॉर्डेड मिलने वाले हैं। और अब इस रिकॉर्डेड लेक्चर को देखने के लिए, इस रिकॉर्डेड बैच से पढ़ने के लिए दो तरह के बच्चे आएंगे। जैसा कि मैं समझता हूं अपने एक्सपीरियंस से, तो दो प्रकार के बच्चे इसको देखने के लिए आएंगे। अगर कोई तीसरी कैटेगरी भी आती हो तो प्लीज कमेंट्स के अंदर आप लोग मेंशन जरूर कर दीजिएगा कि भाई हम ये तीसरी कैटेगरी वाले भी हैं और वो तीसरी कैटेगरी क्या है वो भी मैं जान लूं कि वो कैटेगरी क्या है। दो तरह के बच्चे आएंगे। या तो वो बच्चे होंगे जो परिश्रम 1.0 और परिश्रम 2.0 के बैकलॉग्स क्लियर नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो सब बैचेस जो है वो आगे जा चुके हैं, तो वो अपने बैकलॉग्स पूरे करने के लिए इस बैच के अंदर आएंगे, है ना। या फिर उनको कुछ प्रॉब्लम रही, कुछ हेल्थ इश्यूज रहे जिसकी वजह से वो बैच पूरा नहीं कर पाए या उस बैच को नहीं देख पाए, तो वो बच्चा जो है वो यहां पर आएगा। तो ये हो गया एक कैटेगरी का बच्चा। दूसरा बच्चा बिल्कुल नया बच्चा होगा, जो कि हो सकता है फिजिक्स वाला का ये वाला कोर्स पहली बार खरीद करके आया हो, और पहली बार हो सकता है किसी फिजिक्स वाला के टीचर से पढ़ रहा हो, जिसमें से मैं भी एक हूं और मैं पिछले 4 सालों से फिजिक्स वाला से जुड़ा हुआ हूं। अभी आने वाली दिसंबर में मुझे पूरे 4 साल हो जाएंगे फिजिक्स वाला को ज्वाइन किए। जब से ये फिजिक्स वाला के बैचेस लॉन्च होने चालू हुए हैं और ये ऐप मार्केट के अंदर आई है, तभी से मैं अलग सर के साथ उनकी टीम का सदस्य रहा हूं और मैं अपनी सर्विसेज पिछले 4 सालों से फिजिक्स वाला को देता रहा हूं। उससे पहले भी लगभग 5 साल, 4.5-5 साल के आसपास ऑफलाइन का टीचिंग एक्सपीरियंस भी मुझको है, यानी डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर मैंने अपनी सर्विसेज दी है। ठीक है, तो कुछ बच्चे शायद ये सोचेंगे कि सर ये चेहरा जो है वो हमने 9th 10th पे देखा था और बड़ा ही फेमिलियर चेहरा है क्लास 9th 10th के लिए, फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर हो सकता है आप में से कुछ बच्चे पढ़े भी हों। तो चाहे वो कैटेगरी ए वाले बच्चे हों, यानी जो परिश्रम 1.0 2.0 को खरीद लिए थे लेकिन वहां से किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए, वो रिलोडेड के अंदर पढ़ने के लिए आए हैं। और कैटेगरी बी वाले बच्चे वो हो गए जो बिल्कुल ही नया बैच लेकर के आए हैं इस फिजिक्स वाला की ऐप पर पहली बार। उन्होंने पुराना परिश्रम कुछ भी नहीं खरीदा था, उन्होंने सीधा परिश्रम रिलोडेड ही बाय किया है। तो ऐसी कैटेगरी, चाहे दोनों में से कोई भी कैटेगरी के बच्चे हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे मुझसे क्लास 9th के नीव बैच से पढ़े हो, जो कि पिछले 4 सालों से आ रहा है, या फिर उड़ान बैच से पढ़े हो, जो कि पिछले लगभग 4-4.5 सालों से वो भी आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले उसको फ्री चलाया गया था, उसके बाद 4 सेशंस जो है उसके वो रिकॉर्डेड उसके लाइव चलाए गए बैच के अंदर। इस प्रकार से उड़ान बैच चला है, ठीक है ना। तो इस साल मैं उदय बैच भी ले रहा हूं, जो कि क्लास 11th का बैच है। जिस प्रकार परिश्रम क्लास 12th का बैच है, उसी प्रकार क्लास 11th का बैच जो है वो उदय है। एनडीए के अंदर मैं फिजिक्स पढ़ाता रहा हूं। आप में से शायद किसी बच्चे ने अगर एनडीए की तैयारी करी हो तो उसके अंदर फिजिक्स जो है वो पूरी फिजिक्स मैं ही ले रहा हूं। आप एनडीए का कोई भी लेक्चर उठा के अगर फिजिक्स का देखोगे तो वो मेरा ही आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा सीयूईटी की जहां तक बात है, तो सीयूईटी भी पिछले 2 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। पिछले साल सफल 2.0 बैच, प्रवेश 2.0 बैच मैंने लिया था, और उससे पिछला वाला भी प्रवेश बैच जो था, यानी उससे भी लास्ट ईयर, यानी 2 साल पुराना बैच जो था प्रवेश का, वो भी मैंने पढ़ाया था। इवन यूट्यूब पर भी मैंने काफी सारे सेशंस लिए थे, और बैच में जो पेड बैच होता है उसके अंदर ही मैंने क्लासेस ली थी। तो मेरा एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा है क्लास 9th 10th 11th और 12th को पढ़ाने का। कुल एक्सपीरियंस में अगर आपसे कहूं तो लगभग 9.5 साल के आसपास का है। 4.5 साल, 4.5 साल के आसपास ऑफलाइन मान लेते हैं, और 4 साल पूरे होने वाले हैं ऑनलाइन के अंदर। तो 9 वर्ष का लगभग एक्सपीरियंस मेरे को है। ये 10वां साल मेरा चालू चल रहा है। ओके, तो चाहे आप पुराने बच्चे हो हमारे परिश्रम 1.0 या 2.0 के, या फिर आप नए बच्चे हो, आप दोनों ही इस बात को समझ करके चलिए कि ये परिश्रम रिलोडेड बैच जो है वो एक रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल रहा है। अब रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर मिल रहा है तो हम इसका किस तरीके से पूरा लाभ उठा सकते हैं, पूरा फायदा कैसे उठा सकते हैं। देखो, सबसे पहला फायदा तो यह है, मैं आपको प्रोज गिनवाता हूं, कॉन्स तो आपको पता चली जाएंगे, लेकिन मैं आपको फायदे गिनवाता हूं एक रिकॉर्डेड बैच के क्या होते हैं। सबसे पहला फायदा रिकॉर्डेड बैच का यह होता है कि आप लोगों को चैट रूपी डिस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलती। जिस तरीके से आपने देखा होगा कोई भी लाइव बैच चलता है तो साइड में चैट चलती रहती है, उस चैट के अंदर कुछ कुछ उल्टे सीधे फालतू की चीजें भी चलती रहती है, जो कि हमारे लिए इररिलेवेंट होती है, अननेसेसरी होती है, जो कि हमारे काम की नहीं होती है। बच्चे कुछ बातों में लगे रहते हैं, कुछ अपनी चीजों को प्रमोट करने में लगे रहते हैं, कोई अपनी चैनल को प्रमोट कर रहा होता है ना, कोई अजीब सी बातें कुछ लिख रहा होता है, कोई अपनी इंस्टा आईडी, कोई अपनी फ्री फायर आईडी शेयर कर रहा होता है।
ठीक है ना। तो आप शायद इन चीजों से अवगत होंगे कि किस तरीके से एक लाइव सेशन चलता है। तो ये उसका एक प्रो है कि आपने फुल स्क्रीन करके फुल कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ टीचर को सुनना है, सिर्फ टीचर के साथ कनेक्शन बनाना है और किसी तीसरे व्यक्ति के साथ आपने कनेक्शन नहीं बनाना है ना। नहीं तो कनेक्शन बनाने वाले इस उम्र में बहुत सारे लोग निकल के आ जाते हैं कहीं कहीं से, और कुछ कनेक्शन बन रहे होते हैं, कुछ कनेक्शन टूट रहे होते हैं। खैर ये क्लास 12th है और क्लास 12th अपने आखिरी पड़ाव पर है, बिल्कुल आखिरी पड़ाव बचा है। मतलब हम जो टारगेट करने वाले हैं वो बोर्ड्स को टारगेट करने वाले हैं, हम प्री बोर्ड को टारगेट भी नहीं कर सकते, हमारे पास इतना भी समय नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास ये लिमिटेड टाइम है जो 4 महीनों का, 4 महीने भी मैं पूरे नहीं कहूंगा क्योंकि अक्टूबर आधा हो चुका है, नवंबर से आपके प्री बोर्ड हो जाएंगे, उसमें भी आप थोड़ा सा बिजी हो जाओगे, है ना। फिर दिसंबर आएगा, फिर जनवरी आएगा और फरवरी के बीच में कहीं ना कहीं मुझे आपको कहना पड़ेगा कि भाई अब आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें, क्योंकि 15 ही दिन बचे हैं केवल आपके एग्जाम के लिए, तब तक मुझे एक कोर्स पूरा करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए एक रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल सटीक और सही साबित होगा इस प्रकार, क्योंकि आप लोग पूरी कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ मेरे साथ कनेक्शन बनाओगे, सिर्फ मेरी बात आपके कानों तक, दिल तक और दिमाग में उतर जानी चाहिए। इसके अलावा कोई और आपके दिल के अंदर ये 3-4 महीनों में जगह ना बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बेटा ये आखिरी पुश है, ये आखिरी टाइम है। शायद ये आखिरी के 4 महीने ना आपके करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। नहीं तो जिस दिशा में चल रहे हो उस दिशा में ही चलते रहोगे। न्यूटन का पहला लॉ तो सुना ही होगा ना भाई, हम जिस डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, जिस स्पीड से चल रहे होते हैं, हम उसी स्पीड में चलते रहते हैं, अगर कोई आकर के एफर्ट ना डाले तो इसलिए अगर आपने भी ये बचे हुए 3.5 या 4 महीने एफर्ट नहीं डाला तो आपकी दिशा वही रहेगी जो अब तक पीछे से चलती आ रही थी। तो अगर आप चाहते हो कि भाई हां हमारे करियर को एक डायरेक्शन मिले जो कि एक अच्छा कॉलेज आपको दे सकता है, चाहे आप वो सीयूईटी के थ्रू ही लो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर व्यक्ति इंजीनियरिंग के लिए बना है और हर व्यक्ति नीट क्लियर करके डॉक्टर बनने के लिए बना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बिल्कुल भी मेरी धारणा ऐसी नहीं है। इवन इंजीनियर बनने के बाद मैं खुद भी टीचिंग कर रहा हूं, तो हमें नहीं पता होता कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे और आगे जाकर के वो रास्ता कहां मोड़ ले लेगा, हमें नहीं पता होता। इवन मैंने जब अपने टाइम पर इंजीनियरिंग की तैयारी करी थी और उसके बाद इंजीनियरिंग करी भी है, इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग की जॉब भी करी है, लगभग 1.5 साल में इंफोसिस के अंदर एज अ सिस्टम इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क किया हूं, चेन्नई के अंदर और बैंगलोर के अंदर। तो ये काम करने के बाद ही मुझे समझ में आया कि यार वो चीज मेरे लिए नहीं बनी है। मेरा पैशन तो पढ़ाना है, मेरा पैशन तो बच्चों के साथ एंगेज करना है, मेरा पैशन तो बच्चों को कुछ सिखा के जाना है, मेरा पैशन तो बच्चों को कुछ दिशा देने का काम है। शायद यही मेरा पैशन था, तो इसलिए मैं वो छोड़ करके यहां टीचिंग में आ गया, रिजाइन करा और टीचिंग के अंदर आ गया। बात तो बहुत पुरानी है, लगभग 10 साल हो चुके हैं इस बात को, 2014-15 के आसपास की बात है और 24 चल ही रहा है आपके सामने। तो ये टाइम तो वो तो बहुत ही पुराना टाइम था। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जो क्लास 12th होती है ना, वो एक आखिरी मौका होता है एक स्टूडेंट लाइफ में अच्छी प्रकार से पढ़ाई करने का, क्योंकि इसके बाद ना आपको पढ़ाई के लिए कोई पुश नहीं करेगा। यकीन मानो आपको इन 3-3.5 महीनों के बाद कोई धक्का नहीं करने वाला पढ़ाई करने के लिए। कोई नहीं पूछेगा आपको, ना आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि पढ़ाई कैसी चल रही है या पढ़ाई कैसी कर रहा है, बस ऊपर ऊपर से पूछ लेंगे। वो जोर नहीं रहेगा जो जोर स्कूल लेवल पर रहता था। ना कोई प्रोफेसर आपको कोई कुछ कहने वाला है, ना आपके दोस्त आप पर वो पीयर प्रेशर बनाएंगे कि भाई पढ़ ले, भाई पढ़ ले, भाई पढ़ ले, भाई देख मैं पढ़ रहा हूं या तू मत पढ़, कोई बात नहीं, मैं टॉप कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह की बातें होंगी ही नहीं। कॉलेज में तो कुछ अलग ही टाइप की बातें चलती है भाई। तो आने वाले कुछ समय में आप कॉलेज में जाने वाले हो, कॉलेज में आपका दाखिला होने वाला है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारा बच्चा, फिजिक्स वाला से पढ़ने वाला हर बच्चा किसी ना किसी अच्छी जगह पर जाकर के तोड़फोड़ करेगा ही करेगा। तोड़फोड़ का मतलब लिटरल तोड़फोड़ नहीं, ठीक है ना, लाइफ में तोड़फोड़ करेगा, है ना, करियर में तोड़फोड़ करेगा, कहीं ना कहीं नाम रोशन कर रहा होगा वो अपने मोहल्ले, अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश का। ये तो उम्मीद मैं आप सब बच्चों से लगा सकता हूं। तो भाई मैं रिकॉर्डेड बैच के प्रोस पर फिर दोबारा से आता हूं। ये 4 महीने ही है आपके आखिरी 4 महीने ढंग से पढ़ने के, सीरियस स्टडी करने के, यही 4 महीने हैं। इसके बाद आप लोग सीरियस स्टडी नहीं करने वाले, कोई भी नहीं करने वाला। तो भाई कम से कम ना विद्या माता की कसम खिलाते थे ना ऐसे, है ना, खिलाते थे ना, विद्या माता की कसम, सरस्वती माता की कसम खाते हुए ना, माने आप जिस भी गॉडेस को मानो, है ना, मैं सरस्वती माता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग विद्या को दे रहे हैं आपको, है ना, विद्या दान हम आपको कर रहे हैं और आप हमसे विद्या ले रहे हो, तो सरस्वती माता का नाम मैं ले रहा हूं। आप कोई भी जिस भी इष्ट देव को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो आप, है ना, एक बार ये सोच के देखना कि भाई हम केवल ये लास्ट 4 महीने
जी तोड़ मेहनत कर ले, जी तोड़ एफर्ट लगा ले, जितना बन सके उतनी मेहनत कर ले, और मेहनत करने के बाद का जो फल आपको मिलेगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। आप खुद याद करोगे लाइफ टाइम कि मैंने क्लास 12th में इतनी मेहनत करी थी तो मेरे करियर की दिशा ये हो गई, ये कॉलेज मुझे मिल जाता, ये मिल गया, ये कॉलेज मुझे मिलने वाला था, इतने नंबर आते तो ये कॉलेज मिलता, लेकिन मेरे इतने नंबर आ गए तो मुझे वो कॉलेज मिल गया। और याद रखो इस बात को, एक अच्छा कॉलेज एक अच्छे करियर की तरफ पहला कदम होता है। वो बात अलग है आप कॉलेज में जाके क्या करते हो, कैसा परफॉर्म करते हो, ठीक है ना, आप किन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हो, वो बात तो बिल्कुल टोटली अलग है भाई, वो तो बात है ही है। लेकिन हां, एक अच्छा कॉलेज एक अच्छे करियर का पहला कदम होता है। तो आप कुछ टाइम बाद वो पहला कदम रखने जा रहे हो, लेकिन उस पहले कदम के लिए आपकी तैयारी क्या है, ये पूछो खुद से। मेहनत करने के लिए तैयार हो कि नहीं? सिर्फ ये 3.5 महीने आपको मेहनत करनी है भाई, जम के मेहनत करनी है, और विश्वास करना है टीचर्स के ऊपर। जितने भी टीचर इस बैच के अंदर पढ़ाएंगे आपको, परिश्रम रिलोडेड के अंदर जितने भी टीचर्स पढ़ाएंगे, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं। 12th बोर्ड पढ़ाने के लिए, 12th बोर्ड की क्लासेस के लिए तो ये बैच इंपॉर्टेंट है ही है। ये सीयूईटी की तैयारी के लिए भी आपको फायदा देगा, ये बात मैं पक्के से कहता हूं। अगर मैं इस बैच के अंदर आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो आप यकीन कर सकते हो मुझ पर, विश्वास कर सकते हो मुझ पर, कि मैं आपको बोर्ड की तैयारी तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, मैं आपको सीयूईटी के सवाल भी बीच बीच में करवाऊंगा, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे ही होंगे। आज आपको दिख जाएगा ये लेक्चर के अंदर। तो देखो यार, क्लास स्टार्ट करने से पहले ना, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ना, अपना जो टाइम है ना घड़ी का, उसे 0 पे सेट कर लो। सेट टाइम t इज इक्वल टू 0। क्या मतलब होता है इसका फिजिक्स में? इसका मतलब होता है एक फ्रेश स्टार्ट के लिए तैयार हो जाओ, एक नए स्टार्ट के लिए तैयार हो जाओ, एक नए जज्बे के लिए तैयार हो जाओ, एक नया जुनून आपके अंदर होना चाहिए। और भाई ये जुनून कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिरी का टाइम बच गया है, सिर्फ आखिरी के 3.5-4 महीने आपके पास हैं। जो तोड़फोड़ करनी है इन 3.5-4 महीनों के अंदर कर लो, शायद आपकी दिशा बेटर हो जाए उस दिशा से जो अब तक थी। और इसीलिए आपने बैच ज्वाइन भी किया है। चाहे आप पुराने परिश्रम के बच्चे रहे हो तो भी आपको सीरियस होना है, चाहे आप नए बच्चे हो और अभी के लिए केवल पढ़ने के लिए आए हो इस 3.5-4 महीने की ड्यूरेशन के अंदर इस बैच में, तो भी आपने बहुत सीरियस होकर के पढ़ना है। हम लोग चालू करते हैं। आज हमारा जो यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है। आज पहला लेक्चर है, तो कुछ बातें मैं आपको इस बैच के बारे में बताना चाहता हूं, किस तरीके से आपने इस बैच के अंदर पढ़ाई करनी है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो बैच है ये 12th बोर्ड का बैच है, क्लास 12th बोर्ड्स को टारगेट करने वाला बैच है। तो प्लीज ऐसी एक्सपेक्टेशन मत लगाइएगा कि प्री बोर्ड से पहले हमारा यहां तक का कोर्स हो जाए, प्री बोर्ड से पहले हमारा वहां तक का कोर्स हो जाए। कोई फायदा नहीं है ऐसे कमेंट्स करने का। ऐसे कमेंट्स को इग्नोर ही किया जाएगा हमारे द्वारा भी, और जो हमारी बैकएंड टीम पीछे बैठी होती है, जो बैच को लेकर प्लानिंग कर रही होती है, उसके द्वारा भी। बेटा आपके प्री बोर्ड अगले महीने हैं, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस बैच से हम इतना पढ़ ले कि हम प्री बोर्ड में पास हो जाए, नहीं हो सकता। रियलिस्टिक टारगेट बनाओ, अगर बनाओ तो सोच रखो तो रियलिस्टिक रखो। मैं आपको किसी डेलुलू में डालना नहीं चाहता, है ना। आजकल वैसे भी जेनजी बड़े डेलुलू में होती है, कहते डेलुलू इज द ओनली सोलुलू। नहीं, डिल्यूजनल होना कोई सोल्यूशन नहीं होता भाई, रियलिटी पता होना ही सोल्यूशन होता है। ध्यान रखना इस चीज का, डिल्यूजन कोई सोल्यूशन नहीं है, रियलिटी इज द सोल्यूशन। रियलाइजेशन होनी चाहिए आपको चीजों की, और रियलाइजेशन होने के बाद एक्चुअलाइजेशन होनी चाहिए। अब ये मैं ज्यादा फिलॉसफी में चला जाऊंगा, साइकी में चला जाऊंगा, मुझे जाना नहीं है। वैसे मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी और टीचर साइकोलॉजी दोनों पर स्टडी कर रखी है, 1 साल मैंने कोर्स किया है दोनों पर, तो मुझे पता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है और टीचर साइकोलॉजी क्या होती है। दोनों पर मेरा थोड़ा थोड़ा हाथ है। ठीक है ना। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपसे कि डिल्यूजनल होना कोई सोल्यूशन नहीं होता, एक्चुअलाइजेशन, रियलाइजेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। आपको सच पता होना चाहिए तो ही आप सही निर्णय ले पाओगे। ठीक है, तो ये क्लास 12th बोर्ड्स को टारगेट करने वाला है, और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं सीयूईटी के भी सवाल इसके अंदर करवाऊंगा। तो आपको सीयूईटी के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से परिश्रम 1 के अंदर, 2 के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर और डिफरेंट और सब्जेक्ट्स के अंदर भी आपको वो चैप्टर्स मिल रहे हैं जो चैप्टर्स बोर्ड से कट गए हैं लेकिन वो सीयूटी के अंदर हैं। जैसे केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो सरफेस केमिस्ट्री है, ऐसी सॉलिड स्टेट है,
है ना। ये सब चैप्टर्स जो है वो क्लास 12th बोर्ड से कट गए हैं, लेकिन इसके एक्स्ट्रा लेक्चर्स अपलोड करके टीचर्स देंगे आपको। कम्युनिकेशन सिस्टम अगर चैप्टर आपका कट गया है तो कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर जो है वो फिजिक्स में कट चुका है, बोर्ड में कट चुका है, लेकिन वो सीयूटी में आएगा तो वो मैं आपको दूंगा। मैंने अगर आपको कहा है कि मैं सीयूटी की पढ़ाई करवाऊंगा आपको, तो सीयूटी के लेक्चर्स भी मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। लेकिन वो अलग से मेंशन नहीं होंगे कि भाई हाँ ये सीयूटी का लेक्चर है, ऐसा ऐसा करके नहीं आने वाला मैं, ठीक है ना। वो सवालों के बीच में ही सवाल आपको सीयूटी के मिलेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि ये सवाल सीयूटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। तो क्लास 12th बोर्ड को टारगेट करेंगे, जो आज से लगभग 3.5-4 महीनों के बाद आप लोग जिसके लिए बैठना शुरू करोगे, है ना। और सीयूटी जो आप मई के अंदर दोगे, है ना, क्योंकि आप सिर्फ बोर्ड के थ्रू तो कुछ नहीं पा सकते, सीयूटी तो आपको देना पड़ेगा भाई। यहां तो आप जेई दो, नीट दो, अब हर चीज के अंदर कंपटीशन है यार। देखो, खाली क्लास 12th के बोर्ड के बेसिस पर, बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पर आप क्या करोगे, 12वीं पास हो जाओगे बस। उसके बाद शायद आपको कोई ना कोई एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। आप एनडीए दो, फौज में जाओ, सीयूटी दो, बीएससी में जाओ, बीटेक दो, मतलब जेई दो, बीटेक में जाओ, नीट दो, एमबीबीएस में जाओ, कहीं ना कहीं तो आपको ये कोई ना कोई रास्ता तो आपको चुनना पड़ेगा। उसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा। तो भाई सीयूटी की तैयारी भी करवाऊंगा मैं। बेशक से मैंने लॉन्च में बात नहीं बोली थी, लेकिन हाँ भाई, लॉन्च में हर बात भी नहीं बोली जाती है, ठीक है ना। इसलिए अब आप आ गए हो, आके अब ट्रस्ट कर चुके हो, पैसा दे चुके हो, अपने घर वालों का पैसा लगवा चुके हो और मुझे सुनने आ गए हो, तो मैं आपको इस चीज का एक रिवॉर्ड दे रहा हूं, समझ लो, एक चीज का एक फायदा दे रहा हूं आपको कि भाई बोर्ड के साथ साथ हम लोग सीयूटी की भी तैयारी करेंगे। सीयूटी के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि खाली बोर्ड से कुछ नहीं उखड़ पाएगा, ये मैं जानता हूं और ये मैं समझता हूं, ठीक है। सो डोंट वरी, इतना तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर ही सकते हो, ठीक है। तो क्लास 12th बोर्ड्स को टारगेट करेंगे, प्री बोर्ड्स को टारगेट नहीं करेंगे। कोई भी ऐसी नाजायज डिमांड आपकी नहीं सुनी जाएगी बेटा, इस बात को आप समझ के चलिए कि सर प्री बोर्ड तक इतना करवा दीजिए ताकि हम पास हो जाएं। भाई मैं गारंटी नहीं ले सकता, बोर्ड की गारंटी लूंगा, प्री बोर्ड की गारंटी नहीं लूंगा, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग को रेगुलर डीपीपीज मिलेंगी, आप लोगों को टेस्ट्स मिला करेंगे। आपने कोई भी डीपीपी और कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है। सबसे पहले तो आपने कोई लेक्चर मिस नहीं करना है। नेवर मिस अ लेक्चर, लिख रहा हूं मैं यहां पर, नेवर मिस एनी लेक्चर, ठीक है बेटा। जिसने लेक्चर मिस कर दिया ना, समझ लो उसने गाड़ी छोड़ दी, उसकी गाड़ी छूट गई, उसकी ट्रेन छूट गई। क्योंकि ट्रेन में जाओगे तब तो सीट मिलेगी ना। चलो ट्रेन तो आपने पकड़ ली, खड़े हो गए, कोई बात नहीं, वेट करो, शायद सीट मिल जाए, है ना। लेकिन अगर आपने ट्रेन ही नहीं पकड़ी तो सीट की कहां से बात आ गई भाई, कहां से कानों में सीट आ गई भाई, नहीं आ सकती ना। और मंजिल तक पहुंचने की तो बात हो ही नहीं सकती। अगर आपने ट्रेन ही नहीं पकड़ी तो आप स्टेशन पे खड़े ही रह गए या आप देर से पहुंचे, तो क्या मंजिल पर पहुंचने की बात भी कर पाओगे आप? ट्रेन छूट गई है भाई, सीट मिलना तो बात की बात है, और ट्रेन के अंदर जो खाना मिलता है वो तो मिलना बात की बात है, और ट्रेन के अंदर जो आपने अपनी लघु शंका दीर्घ शंका करनी भी होगी, मान लेते हैं एक वो भी चीज है ना, वो भी रह गया। स्टेशन पे ही करना, आप तो स्टेशन पे ही खा लेना, स्टेशन पे ही सो जाना, अब अगली ट्रेन का वेट करो। तो ऐसा नहीं होगा भाई। कितनी ट्रेन मिस करोगे यार, कितनी ट्रेन मिस करोगे? पता है आपको परिश्रम 1.0 कब आया था? मई में आया था, मई में, यानी साल की स्टार्टिंग में। और आपको पता है परिश्रम 2.0 कब आया था? जुलाई में, सिर्फ 2 महीने बाद। जून जुलाई, मई जून जुलाई, 2 महीने बाद। अक्टूबर के अंदर आपको यह बैच मिल रहा है। अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीनों के बाद यह बैच आया है परिश्रम रिलोडेड। तो देख लो भाई कितनी गाड़ी छूट चुकी है। क्या आप अफोर्ड कर सकते हो अब एक भी गाड़ी छोड़ना? क्या एक भी लेक्चर मिस करना आप अफोर्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर आपने सोच लिया, अगर आपने हिम्मत जुटा ली है, अगर आप कहोगे कि है हिम्मत, तो कमेंट में लिखना है हिम्मत कि हम एक भी लेक्चर मिस नहीं करेंगे। एक भी लेक्चर मिस नहीं करने का मतलब रोज लेक्चर आपका लग रहा है तो रोज लेक्चर आपने देखना है हिम्मत, है हिम्मत, बहुत हिम्मत चाहिए भाई। परिश्रम 1.0 पे पढ़ने वाले बच्चों को इतनी हिम्मत नहीं चाहिए, 2.0 वालों को उससे कम चाहिए, है ना, मतलब उससे थोड़ी ज्यादा चाहिए हिम्मत। और रिलोडेड में पढ़ने वालों को तो डेली पढ़ना है भाई, रोज पढ़ना है भाई, और रोज नया पढ़ना है भाई। तो कैसे लेक्चर मिस कर सकते हो? और आपको बताऊं, इसका एक भी लेक्चर अगर आपने मिस किया तो आपने क्या मिस किया, मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस एक लेक्चर के अंदर क्या क्या है। देखो यार, अगर यह बैच कभी साल की स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ होता ना, तो हम आराम आराम से पढ़ रहे होते,
लाइव पढ़ रहे होते, सबसे पहली बात तो ये थी, है ना, इंटरेक्ट करके पढ़ रहे होते, चैट के थ्रू पढ़ रहे होते, तो अलग ही मजा होता उसका, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब क्या मजा है पता है? अब ये मजा है कि आपको कम टाइम के अंदर ज्यादा कंटेंट मिलेगा। जितना परिश्रम 1.0 के अंदर या 2.0 के अंदर 2 लेक्चर में कंटेंट था ना, उतना मैं 1 लेक्चर में देने वाला हूं। आज आप देख लेना, मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बताऊंगा, चार्जेस की प्रॉपर्टी बताऊंगा, सवाल भी करवाऊंगा, कूलम्स लॉ भी आज ही बता दूंगा। अब कूलम्स लॉ आप चेक कर लो जाकर के, अगर वो पहले लेक्चर में बताया गया हो तो 2 लेक्चर तक नहीं बताया गया कूलम्स लॉ, पर मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास लेक्चर भी कम है, मेरे पास टाइम भी कम है, आपके पास भी टाइम कम है, आपके पास भी दिन कम है। तो भाई ये जो कमी हम दोनों के पास है ना, ये तो कैसे ना कैसे करके पूरी करनी पड़ेगी अपने को। तो आपको ये जो लेक्चर मिलने वाले हैं ये कंडेंस्ड फॉर्म में मिलेंगे। कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब ये मत समझना कि कटे फटे मिलेंगे। कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब होता है, कंडेंस फॉर्म का मतलब होता है कम समय में ज्यादा चीजें मिलेंगी आपको। यही फायदा है एक रिकॉर्डेड लेक्चर का। कंडेंस फॉर्म में मिलने का मतलब है मोर कंटेंट, मोर कंटेंट, रिच कंटेंट, रिफाइंड कंटेंट, सिर्फ काम काम की चीजें, सिर्फ काम काम की चीजें आपको मिलने वाली हैं। रिफाइन होके कंटेंट आपको मिलेगा, अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा और कम समय में मिलेगा, लेस टाइम। तो आप खुद सोच लो कि अगर आप 1 लेक्चर मिस करते हो तो आपने 2 लेक्चर के बराबर की पढ़ाई मिस कर दी है। नहीं अफोर्ड कर सकते आप, एक भी लेक्चर मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। और हर लेक्चर के साथ जुड़ी, हर लेक्चर के साथ जुड़ी डीपीपी होगी, है ना। लगभग सभी लेक्चर्स में, हो सकता है हर एक में ना भी हो, लेकिन हर चैप्टर की लगभग 5 से 6 डीपीपी होंगी, डिपेंड करता है लेंथ कैसी है उस पर्टिकुलर चैप्टर की, ठीक है ना। आपके पास डीपीपीज होंगी, यानी सवाल होंगे 10 से 15 जो कि आपने सॉल्व करने ही करने हैं। डीपीपीज होंगी, ये सब के सब बोर्ड लेवल की डीपीपीज है, आपने मिस नहीं करना। सीयूटी लेवल के भी सवाल डालूंगा मैं इसके अंदर, मिस नहीं करना। प्लस आपने कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना। आप बोलोगे सर कोर्स तो हुआ नहीं, हमसे कोर्स तो हो नहीं पा रहा, हमसे लेक्चर तो मिस हो जा रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, कितना भी नुकसान में हो, कितना भी फायदे में हो, आपने टेस्ट मिस नहीं करना। आपने टेस्ट जरूर देना है, क्योंकि भैया साल भर में आप टेस्ट नहीं दिए हो, साल भर में आपने पढ़ाई नहीं करी है। अप्रैल से लेकर के, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितने महीने हो गए? 7 महीने हो गए भैया, है ना। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितने महीने हो गए? 7 महीने हो चुके हैं। 12वीं को स्टार्ट हुए, 7 महीने बीत चुके हैं। बचे हुए कुछ 3.5 महीने बचे हैं, 3.5-4 महीने बचे हैं। अब भी टेस्ट नहीं दोगे तो आप अपनी कमियां कब पकड़ोगे? आपको पता होना चाहिए कि हमारी कमियां क्या हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि टेस्ट का जो सिलेबस था वहां तक आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाए, मैं तो वहां तक करवा दूंगा, आप वहां तक पढ़ाई नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने एक चैप्टर देखा पूरा, दूसरा वाला आपने थोड़ा सा देखा, मान लेते हैं, तो जितना थोड़ा सा देखा ना उतने तक का ही आप एनालिसिस करो। अब ये मत समझो कि मेरे टोटल में से इतने नंबर आए हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों देखना है? आपको सच्चाई पता है ना, डेलुलू में तो नहीं हो ना। आपको सच्चाई पता है ना कि भाई मैंने इतना पढ़ा था और मैंने इतना अटेम्प्ट किया, बस मैच्योर होकर के, मैच्योरिटी के साथ। आप छोटे बच्चे नहीं हो, 18 साल के होने वाले हो। आप में से बहुत सारे बच्चे 18 साल के होंगे भी, और आप 18 साल के होने वाले हो भाई, मैच्योर बच्चे हो आप इस बात को समझते हो कि भाई मेरा दुख क्या और मेरा सुख क्या है। अपने सुख दुख का आपको ज्ञान है, आपको पता है कि मुझे किन चीजों से सुख मिलेगा, किन चीजों से दुख मिलेगा। इसलिए क्यों उन दुखों में पड़ना है कि मेरे टोटल में से इतने मार्क्स आ गए, मैं तो डिप्रेस हो गया। आप ये देखो कि मैं करके कितना आया था, कितने मार्क्स का मैंने किया था, ठीक है ना। मान लेते हैं 100 मार्क्स का टेस्ट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन आपने पढ़ाई कर रखी है केवल 60 मार्क्स की, तो आप 60 मार्क्स में से ही एवेल्युएट करो कि मेरे कितने आए। मेरे 30 आए हैं क्या? तो बहुत अच्छे नहीं है। 50% मार्क्स कहां अच्छे होते हैं, कहां अच्छे होते हैं? अगर आपने 60 नंबरों के लिए पढ़ाई करी है तो कम से कम 55 से ऊपर तो लाने हैं। 100 में से वो 55 ही दिखेंगे आपको, उसको देख के रोना नहीं कि 100 में से 55 ही आए मेरे, नहीं, तेरे 60 में से 55 आए हैं, ऐसा समझना है। तो आपने टेस्ट तो देना ही है, आपने टेस्ट तो देना ही है, आपने टेस्ट का एनालिसिस भी करना है, यह भी बहुत जरूरी है। टेस्ट एनालिसिस करना, टेस्ट एनालिसिस करना इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे आपको आपके वीक एरियाज पता चलेंगे। समझ में आया? क्या क्लियर है ये बात? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज सुनो। जिस तरीके से हम लोग रफ्तार के साथ, स्पीड के साथ अपने लेक्चर्स को आपको देते जाएंगे,
आपने सेम स्पीड के साथ लेक्चर्स को पढ़ते जाना है, लेकिन आपका एक एडिशनल काम और भी है इसके अलावा। ये तो है ही है, इसके अलावा एक एडिशनल चीज आपके साथ और जुड़ी हुई है। और वो क्या है पता है? वो है, जैसे जैसे आपके चैप्टर्स होते जाएंगे वैसे वैसे आपने रायता फैलाना नहीं है, रायता समेटना है। रायता समेटने का मतलब क्या होता है? रायता समेटने का मतलब होता है कि पुराना वाला जो कुछ भी हमने पढ़ा है हम उसको रिवाइज करते रहें, हम उसे जिंदा रखें, क्योंकि आगे की चीज पढ़ते जाओगे पीछे की चीज भूलते जाओगे। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो पहले चैप्टर के जो आपके नोट्स हैं, नोट्स तो बनाने ही पड़ते हैं। 12वीं में आ गए हो, ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि नोट्स कैसे बनते हैं, नोट्स क्या होते हैं, ये तो पता है। 9वीं क्लास से बच्चा नोट्स बनाना चालू कर देता है। आपने नहीं बनाए होंगे कोई बात नहीं, तो 11वीं से बनाए होंगे, नहीं बनाए कोई बात नहीं, तो भाई 11वीं जब बीच में हो गई होगी तब से शुरू करे होंगे बनाने, है ना। शायद 10th क्लास में आपने बोर्ड के समय कुछ नोट्स बनाए हो, शॉर्ट नोट्स बनाए, नोट्स तो बनाने ही हैं जी। अभी तक भी नहीं बनाए थे तो अब से बनाने हैं। आज आपको पहला लेक्चर मिलने जा रहा है, सही है, तो आपने नोट्स आज से ही बनाने हैं। हर एक चीज आपने अपने नोट्स के अंदर लिखनी है, और उससे कुछ एडिशनल चीजें भी हो सकता है आपने लिखनी हो। कुछ नोट का पॉइंट अपनी भाषा में बना के लिखना हो, कोई ट्रिक हो सकता है आपको मैंने बताई उसको आपने अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना हो, कोई एग्जाम्पल हो सकता है आपने खुद को देना हो। तो भाई मेहनत आपको ये वाली करनी है हिम्मत, है हिम्मत। अगर है हिम्मत तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है हिम्मत, और हम करके दिखाएंगे भाई। ये आपको अपने अंदर एटीट्यूड बनाना, ये आपको अपने अंदर जज्बा बनाना है कि हम करके दिखाएंगे। टेस्ट का एनालिसिस बहुत बहुत जरूरी है। डीपीपी कोई मिस नहीं करनी, लेक्चर कोई मिस नहीं करना, टेस्ट कोई मिस नहीं करना। अब आप ट्रेन नहीं छोड़ सकते, अब तो पकड़ लो बस जैसे तैसे ट्रेन। अब तो ट्रेन जैसे तैसे भाग दौड़ के पकड़ ही लो, और फिर आराम से बैठ जाओ जब जगह मिले तो सीट पे, है ना। फिर खाना भी आएगा, है ना, और फिर लघु शंका धीर शंका करने भी जाना होगा तो वो भी चले जाना, और सो भी जाना उसी सीट पे, ठीक है जी। और अपने मंजिल तक भी पहुंच जाओगे, लेकिन ट्रेन नहीं छोड़नी है बेटा, कोई भी ट्रेन छोड़ना है, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कोई भी ट्रेन छोड़ना, सही है ना। और लास्ट वाला जो पॉइंट था वो भी मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, वो है भैया, रिवीजन नहीं लिखूंगा, लिखूंगा पुराना पुराना जिंदा रखना। मैं तो कहता हूं जिंदा रखना। जो पुराना आपने पढ़ा है उसको जिंदा रखो। जो आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया है, अब आप 2 पढ़ रहे हो, मान ले 3 पढ़ रहे हो, तो आप 1 वाला ऐसा ना हो कि चीजें भूलते चले जाओ, नहीं, 1 वाली चीजें भी आप दोहराते चले जाओ। कैसे? संडे को, संडे अपना टाइम निकालो भाई। देख 3.5-4 महीने बचे, शादियों का सीजन आ रहा है, आएंगी वो, तू मना कर दे लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। आखिरी का टाइम है बस, ये कुछ आखिरी के 3.5-4 महीने मेरी जिंदगी के, जो मेरी जिंदगी को शायद कोई नई दिशा दे सकते हैं। शादियां फिर आएंगी, एनिवर्सरियां फिर आएंगी, हैप्पी बर्थडे फिर आएंगे, न्यू ईयर हर साल आता है, इंडिया बांग्लादेश के मैच फिर हर साल आते हैं, ठीक है जी। ये सब कुछ चलता रहेगा, कुछ नहीं रुकता भाई। कोई दिवाली, कोई होली, ठीक है ना, कोई ईद, ठीक है, कोई सा त्योहार पूरे साल भर में हर साल आता है। तुम कॉलेज में चले जाओगे, धूमधाम से मनाना। कॉलेज के सेकंड ईयर में हो गए, शायद हो सकता है कुछ पार्ट टाइम जॉब पकड़ लो, घर वालों के साथ मनाना, घर वालों को भी मनाने देना, उनको भी पैसा देना, बोलना तुम भी उड़ाओ पैसा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 3.5-4 महीने जो आपके पास बचे हुए हैं ना, किसी बाहर वाले की शक्ल नहीं देखनी आपने। बुआ जी आई हैं, ठीक है जी, चरण स्पर्श बुआ जी, अपने कमरे में गए और पढ़ाई दोबारा चालू कर दी। आपके पास टाइम ही नहीं है भाई। हो सकता है वो लोग बोले अरे ये तो बड़ा रूड हो गया है, ये तो ढंग से बात भी नहीं करता, ढंग से मिलता भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जाओ प्रेम से बात करो, मिलो, 2 मिनट उनके पास बैठो, उठो और वापस अपने कमरे में। 3.5-4 महीनों के लिए सिर्फ अपने आप को बांध के रखो। उस कमरे से बाहर आपको कुछ नहीं देखना। कमरे की सिर्फ वो दीवारें आपको 3.5-4 महीने दिखनी चाहिए, और मम्मी का फेस और पापा का फेस, भाई बहन हो तो उनका फेस, बस। इससे ज्यादा आपने किसी की शक्ल नहीं देखनी है, पीडब्ल्यू के टीचर्स को छोड़ करके। आने वाले कुछ टाइम में अब आप स्कूल जाना भी बंद कर दोगे, कोई स्कूल जाएगा ही नहीं अब तो, है ना भाई। प्री बोर्ड का टाइम आ जाएगा, वैसे स्कूल जाना बंद, उसके बाद आपका बस प्रैक्टिकल वाली चीजें रहेंगी जो आपको स्कूल जाना होगा। तो घर पर रह करके टाइम पास नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। इंस्टाग्राम पर कोई भी मुझे टैग ना करे, कोई भी मुझे रील बना करके काट के ना दे कि गुरुजी ने वाह 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 क्या बात बोली है। हंसी मजाक वाली चीजें चलती रहेंगी क्लास के अंदर भी, हम लोग इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों ने
उस पड़ाव पर इस बैच को ज्वाइन किया है, जिस बैच पर मैं आप लोगों से मजाक तो करूंगा, लेकिन वो मजाक बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। भूल जाओ, मजाक किया, हा 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 से भूल गए, पढ़ाई पर वापस। थोड़ा सा टाइम रह गया बेटा, ठीक है ना। तुम अगर अभी 10th में होते ना, गोदी में उछाल के ना ऐसे झुलाता तुमको, मैं खिलाता पिलाता, लॉलीपॉप भी देता तुमको खाने के लिए, लेकिन अभी नहीं, अभी वो टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे तो सही, और फिजिक्स को तो पूरा धागा खोल पढ़ाऊंगा, फिजिक्स को तो पूरा मन से पढ़ाऊंगा। जितना जितना मुझे फिजिक्स आता है सारा तुमको दे जाऊंगा मैं। जितना मुझे 12वीं में फिजिक्स आता है ना, वो सारा तुमको दे जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। इस बैच के अंदर मैं जी तोड़ मेहनत करने वाला हूं। क्या आप जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं? क्या आप मुझे वादा करते हैं? क्या आप में है हिम्मत कि आने वाले 3.5-4 महीने हम बुआ जी की शक्ल नहीं देखेंगे, हम मामा जी के घर नहीं जाएंगे, हम नानी जी के सिर्फ चरण देखेंगे और शक्ल नहीं देखेंगे भाई, सिर्फ चरण स्पर्श करेंगे और वापस आ जाएंगे अपने कमरे की तरफ? क्या कर सकते हो ऐसा? मम्मी जा रही होगी तैयार होके, पापा जा रहे होंगे तैयार होके, बड़े भैया दीदी जा रहे होंगे तैयार होकर के, छोटा भाई छोटी बहन जा रहे होंगे तैयार होकर के, शादी में जा रहे हैं, चलो चलो पाव भाजी खा के आएंगे। तू नहीं जाएगा, लेकिन कर सकता है क्या ऐसा? देखते हैं कितने बच्चों में वो हिम्मत है। देखते हैं कितने बच्चे लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, है हिम्मत। मैं भी देखूं भाई, मैं भी देखूं ये परिश्रम बैच में कितने परिश्रमी हैं। लेट अस सी। ठीक है जी। तो पुराना जिंदा रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो पुराने की चीजें भूलते जाओगे और नई चीजें भरते जाओगे। ऐसी चीज का कोई फायदा नहीं है। ऐसी 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 बाल्टी का कोई फायदा नहीं जिस बाल्टी में छेद हो। सही बात है कि नहीं? ऐसी बाल्टी का कोई फायदा है क्या जिस बाल्टी में छेद हो? ऐसी बाल्टी खरीद के लाते हो क्या जिस बाल्टी में छेद रखा हो कि पानी भरे जाए और पानी निकला जाए? नहीं लाते ना, तो फिर ऐसा काम नहीं करना। ऐसी ऐसी छेद वाली बाल्टी नहीं बनाना अपने दिमाग को, ठीक है। अगर पुरानी चीजें लग रहा है निकलती दिख रही है, पकड़ लो, समेट लो फिर से। हर 10 दिन में एक रूटीन बनाओ। देखो मैं ऐसा ही करता था। मैं अपनी क्लास 12th की बहुत सारी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा, है ना। आज ही मैं सारा अगर मैं ज्ञान देता रहूंगा, देखो आधा घंटा हो गया हमारे इस लेक्चर को, है ना। आज ही मैं अगर मैं सारा ज्ञान देता रहूंगा तो फिर ये लेक्चर पढ़ाऊंगा कब? पढ़ाने का कब समय मिलेगा मुझे? है कि नहीं? तो इसलिए मैं आज सारा ज्ञान नहीं देने वाला आपको। धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं अपने बारे में, और किस तरीके से मैं पढ़ाई करा करता था 12वीं के अंदर, ठीक है ना। शायद वो चीजें आपको फायदा दे, शायद वो चीजें आपको लाभ दे, लेकिन हां, ये चीजें आपने करनी ही करनी है अपने इस 3.5-4 महीने की जर्नी में। क्लियर है बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे कि परिश्रम 1.0 के अंदर बेसिक मैथ्स के कई सारे लेक्चर पढ़ाए गए थे। ऐसे ही परिश्रम 2.0 के अंदर भी बेसिक मैथ के कई सारे लेक्चर्स आपको पढ़ाए गए थे। लेकिन मैं बेसिक मैथ के लेक्चर पढ़ाने में आप लोग का टाइम अब वेस्ट नहीं कर सकता। हां, आप 1.0 के अंदर होते बेसिक मैथ मैं पढ़ाता आपको, 2.0 के अंदर होते मैं आपको वेक्टर्स पढ़ाता, डिफरेंशिएशन पढ़ाता, इंटीग्रेशन पढ़ाता। अब उतना टाइम नहीं है बेटा, अब उतना टाइम अपने पास नहीं है, ठीक है ना। हम लोग जो पढ़ाई करेंगे, जहां पर जिस चीज की जरूरत होगी वहां पर वो चीज मैं आपको बता दूंगा। अगर वेक्टर की कहीं पर जरूरत पड़ रही होगी, मैं वेक्टर साइड में आपको करके दिखा दूंगा, उसी टाइम करके दिखा दूंगा। समझ गए ना? क्लियर है बात? कहीं डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ रही होगी, कोई फॉर्मुला लग रहा होगा, मैं आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मुला बताऊंगा, उसके बाद हम लोग वहां पे लगाएंगे। यानी जो चीज जहां पर रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। 11th की अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट है, मैं वहीं पर आपको 11th पढ़ा दूंगा। कहीं पर बेसिक मैथ की रिक्वायरमेंट है, मैं आपको वहीं पर बेसिक मैथ का फॉर्मुला बताऊंगा और बोलूंगा भाई ऐसे लगता है, और उसको लगा के दिखा दूंगा। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं आता, आजा करा देंगे। डॉट प्रोडक्ट करना नहीं आता, आजा करा देंगे। डिफरेंशिएशन लेना नहीं आता, आजा दिलवा देंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आता, डोंट वरी करवा देंगे। जो जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर वो करवा दूंगा। समझ गए ना? अलग से लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग स्टार्ट ही करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से करेंगे, ठीक है ना। और आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कंजर्वेशन, और दूसरा है कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें से जितना हो पाया आज हम उतना ही करेंगे, क्योंकि आधे घंटे 35 मिनट की पहले ही बहुत सारा ज्ञान आपके पास इकट्ठा हो गया, किस तरीके से हम लोग चलने वाले हैं इस बैच के अंदर आगे, और आपके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं इस बैच में, है ना। उसके लिए हमने करीब 35 मिनट बिता दिए हैं। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, वैसे तो आप इस लेक्चर को पढ़ सकते हो अभी भी, क्योंकि स्टार्ट आपने कर दिया तो आप इसको पूरा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने इस बैच में एक डेमो लगवाया है। वो डेमो है 1 घंटा 47 मिनट का, 1.25 घंटे का एक डेमो है, और वो डेमो वेक्टर्स के ऊपर है।
तो वो डेमो आप लोगों ने देखना है और उसके बाद आपने इस बैच के फर्दर लेक्चर्स को देखना है। आज के लेक्चर में खास यूज नहीं है वेक्टर का, तो आज का लेक्चर तो आप देख सकते हो, लेकिन कल का लेक्चर अगर आप देखोगे, परसों का देखोगे, तो उससे पहले आपने ये काम करना है। इसको अपना होमवर्क समझना है आपने। समझ गए ना? क्या होमवर्क है आपका? वो डेमो में जो कुछ भी आपको बताया गया है, वेक्टर्स की हेडिंग डाल करके अपने पास कॉपी में हर एक चीज आपने नोट करनी है। ठीक है? तो फिर जब वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, जहां पर वेक्टर जरूरी पड़ेगा, मैं वहां पर भी आपको चीज बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपसे यह कहूंगा कि भाई वो वेक्टर वाला डेमो आप देख लीजिए। डेमो पता है ना कहां से आता है? जो आपकी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ठीक है ना, कहां से आता है। आप बैचेस में जाएंगे, है ना, और बैच में जाके परिश्रम रिलोडेड बैच है हमारा, है ना, परिश्रम रिलोडेड बैच है, ठीक है ना। ये देखो, ये डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन आएगा सबसे पहले, शायद आपको दिख रहा हो, सबसे कोने वाला जो ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन है वो, है ना। उसके नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, यहां पे डेमो वीडियोस आएंगे लिखा हुआ, डेमो वीडियोस, ठीक है ना। तो डेमो वीडियोस में देखो शौर्य मैम का लेक्चर डाला हुआ है, ऐसे करके बहुत सारे लेक्चर इसके अंदर डले हुए हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आपको यहां पर डेमो वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो डेमो वीडियोस के अंदर 1 घंटा 48 मिनट का लेक्चर है वेक्टर्स का, वो देख लीजिएगा। इस लेक्चर को देखने के बाद देख लो, पहले देख लो, अभी बंद करके चले जाओ, उसको पहले देख लो, जैसे मर्जी कर लो, लेकिन आपने वो डेमो देखना है। उस डेमो के अंदर वेक्टर पूरा पढ़ा रखा है मैंने, पूरा, माने पौने 2 घंटे के अंदर सारा वेक्टर पढ़ा दिया। उसके अंदर वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, डायरेक्शन कैसे निकलता है, और वो क्या बोलते हैं उसको, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है, उसके बाद डॉट, उसके बाद एडिशन बता दिया, फिर सब्ट्रैक्शन बता दिया, फिर रिजल्टेंट बता दिया, फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बता दिया, उसके बाद फिर डॉट प्रोडक्ट बता दिया, फिर क्रॉस प्रोडक्ट, सब कुछ बता रखा है वेक्टर के बारे में। जो चाहिए वो मिलेगा। समझ गए ना? तो वो मैंने बता रखा है, और जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं तब भी बताऊंगा ड्यूरिंग द लेक्चर, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट किए, बहुत सारा टाइम लग चुका है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर कंजर्वेशन। चलिए चालू करें। तो भाई सबसे पहले हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? तो देखो भाई, नाम के अंदर क्या छुपा हुआ है? नाम के अंदर छुपा हुआ है एक शब्द इलेक्ट्रो और दूसरा शब्द स्टैटिक्स। भाई इलेक्ट्रो का मतलब आप फिलहाल समझ सकते हो चार्ज से, और स्टैटिक्स का मतलब होता है कोई चीज रुकी हुई हो, रेस्ट पर हो। यानी सीधी सी बात है कि चार्ज किस पर है बेटा? रेस्ट पर है, चार्ज नहीं चल रहा है। तो जब चार्ज नहीं चल रहा है ना, तब क्या कारनामे दिखा रहा है, वो आपने इस टॉपिक में पढ़ना है, वो आपने इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ना है कि अगर चार्ज रुका हुआ होता है तो उसके क्या क्या कारनामे होते हैं। अब आप सोचोगे सर जब चार्ज चलता है तो क्या होता है? मैं आपको तीनों बातें बताता हूं, आओ सुनो ध्यान से। भाई देखो, 3 बातें हो सकती हैं, या तो चार्ज रुका हुआ होगा, या चार्ज चल रहा होगा। और चार्ज चल रहा होगा तो 2 तरीके से चल रहा होगा, या तो यूनिफॉर्म मोशन से या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। सही बात है कि नहीं? तो चार्ज मान लो चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, चार्ज मूविंग, ठीक है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, चार्ज चल रहा है लेकिन कैसे? कांस्टेंट वेलोसिटी से। सही है। और तीसरा चार्ज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन। सही है। ये 3 ही केस बन सकते हैं, कि इसके अलावा कोई और केस बन सकता है? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, है ना। या तो भैया कोई चार्ज रुका हुआ होगा, मान लो ये कोई चार्ज है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, प्लस ले लो माइनस ले लो, कोई भी हो सकता है। एक प्लस चार्ज अगर रुका हुआ है तो कुछ ऐसा दिखेगा, v 0 है इसका, है ना, v इसका 0 है। एक चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो, है ना, ये देखो चल रहा है, आगे 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 बढ़ रहा है ना। और कैसे बढ़ रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहा है। v क्या है? कांस्टेंट है। v क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे आगे चल रहा है। और तीसरा केस क्या बनता है कि मान लो कोई चार्ज जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। ये एक्सेलरेट करने का क्या मतलब होता है? क्लास 11th की बातें हैं, हमने पढ़ा था 11th के अंदर, अगर वेलोसिटी चेंज करती है तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। माने वेलोसिटी बढ़ सकती है और घट भी सकती है, सेम ना रहे, बस सेम ना रहे। जो स्पीड है ना चार्ज की, वो सेम नहीं रहनी चाहिए, या तो बढ़ती रहे या तो घटती रहे। क्लियर है बात?
या तो बढ़ती रहे या तो घटती रहे, ठीक है ना। तो इसकी स्पीड इमेजिन करो कि बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, तो v क्या है, या तो इंक्रीजिंग है ना, या तो इंक्रीजिंग है या फिर क्या है, डिक्रीजिंग है। क्या बात समझ में आ गई। तो तीन केस ही बन सकते हैं, या तो v होगा ही नहीं, या फिर v होगा सेम रहने के लिए, या फिर v होगा बढ़ता हुआ या घटता हुआ। तो इन तीन केसेस के अंदर क्या होता है पता है, चार्ज अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। चार्ज का जो बिहेवियर है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। सर कैसा होता है, बताता हूं। देखो जब चार्ज रुका होता है ना, यानी जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, तो सर इसको क्या कहते हैं, चार्ज चलते हुए को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब होता है चलना, है ना। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये है इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स या फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऐसा भी कह सकते हो आप इसको, है ना। तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ये कहलाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, यानी इलेक्ट्रॉन का यानी कि चार्ज का क्या करना, चलना। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, उसके अंदर ये और ये पढ़े जाते हैं। कोई समस्या, क्लियर है बात। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज रेस्ट पर है, चार्ज चल रहा है तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया, सही है। अब चार्ज रुका हुआ है तो क्या करता है पता है, अगर चार्ज रुका हुआ है ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एक ऐसा प्रभाव जिसकी वजह से चार्ज क्या करता है, दूसरे चार्जेस पर फोर्स लगाता है, ठीक है। समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक ऐसा प्रभाव जिसकी वजह से एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है ना कि एक चार्ज अगर पॉजिटिव है तो दूसरे पॉजिटिव चार्ज के साथ वो क्या करेगा, सर उसको रिपेल करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। और एक नेगेटिव चार्ज के साथ क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो चार्ज को दूसरा चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, चार्ज को दूसरा चार्ज रिपेल कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसा होता है, समझे। तो एक रुका चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, समझ गए। अब एक चलता चार्ज क्या करता है, तो एक चलता चार्ज क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। नाम तो सुना ही होगा आपने भाई परिश्रम रिलोडेड के बच्चे हो, साल भर में आपने ये सब नाम तो सुने होंगे। आपको नहीं पता है क्या होते हैं, मैं बताऊंगा, मैं करवाऊंगा ना, मैं बताऊंगा ना, कोई बात नहीं। जिस चीज की जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं बताऊंगा, ठीक है। एक चलता चार्ज क्या करता है, चलता चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, ई तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, वो साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और वो कैसे होती है, वो ऐसे होती है, गोल 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 गोल, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से गोल 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 मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये समझ गए ना। तो ई भी होगी और बी भी होगी, ऐसा होता है। एक चलता चार्ज, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी चलता चार्ज, दोनों प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, ठीक है। और एक एक्सेलरेटेड चार्ज क्या करेगा जानते हो, एक एक्सेलरेटेड चार्ज क्या करेगा पता है, एक एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ बची कुची एनर्जी से वो ईएम वेव भी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, है ना, और ईएम वेव भी होगी, यानी वेव भी निकालेगा, वो वेव भी निकालेगा, ऐसे 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 वेव भी निकालता है, वो वेव भी निकलेगी। तो तीनों काम होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी वो क्या करेगा, निकाल सकता है, ठीक है जी। तो समझ में आ गया। हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले रुका हुआ चार्ज। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने जो पढ़ाई करनी है वो रुके हुए चार्ज के बारे में करनी है, समझ गए ना, चार्ज एट रेस्ट के बारे में करनी है। चालू करते हैं फिर पढ़ाई। तो सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि चार्ज होता क्या है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में ही एक टॉपिक आ जाता है ना, कि चार्ज क्या है। तो बोल रहा है कि चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, एक प्रॉपर्टी है मैटर की। अब मैटर क्या होता है, हर बच्चा जानता है व्हाट इज मैटर। भाई जिस चीज का मास हो और जिस चीज की वॉल्यूम हो वो चीज मैटर होती है, उसी को तो मैटर कहते हैं, है ना। आपको पता है ना ये बात कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। मैटर की प्रॉपर्टी होती है भाई कि उसके पास मास होता है, मैटर की प्रॉपर्टी होती है भाई कि उसके पास वॉल्यूम होती है। क्या ये पेन एक मैटर है, हाँ है।
क्या मैं एक मैटर हूं? हाँ हूं। क्या ये माइक एक मैटर है? हाँ है। क्या ये बाल जो है वो मैटर है? बिल्कुल है। समझ गए ना? तो ये सब क्या, ये सब मैटर ही होते हैं। तो वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी मैटर की ही है। प्रॉपर्टी किसकी है? मैटर की ही प्रॉपर्टी है भाई। क्या करना, क्या करना? ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करना या एक्सपीरियंस करना, माने खुद पर एक्सपीरियंस करना और दूसरे पर लगा देना। ये किसका काम है? यही चार्ज का काम है। यही चार्ज का काम है। मतलब एक चार्ज क्या करता है, देखो यहां पर ध्यान से, एक चार्ज क्या करता है, एक प्लस चार्ज क्या करता है, एक नेगेटिव वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाएगा और एक पॉजिटिव वाले चार्ज को अपने से दूर भगाएगा। ये क्यों कर रहा है? ये क्यों कर रहा है ऐसा? अगर आप सोचो, ये प्लस वाला चार्ज जो है वो इस नेगेटिव वाले को पास बुला रहा है और इस पॉजिटिव वाले को दूर भगा रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसने ये करना ही है। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना, ये किसका काम है? ये चार्ज का काम है। ये चार्ज का गुण धर्म है। इसको हिंदी में कहते हैं गुण धर्म और इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टी। गुण धर्म यानी उसका काम ही यही है। क्या करना? लाइक चार्जेस को अट्रैक्ट, रिपेल करना, और अनलाइक चार्जेस को क्या करना? अट्रैक्ट करना, है ना? तो पढ़ेंगे सारी प्रॉपर्टीज हम लोग, ठीक है ना? अभी थोड़ा चार्ज के बारे में और बातें पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? चार्ज के बारे में थोड़ी सी और बातें पढ़ लेते हैं, जैसे कि चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, ठीक है? क्यू से डिनोट करते हैं, या फिर इसको स्मॉल क्यू से भी आप क्या कर सकते हो? डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना? बड़े क्यू या छोटे क्यू, जिससे मर्जी चाहो उससे डिनोट आप इसको कर सकते हो। दूसरा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है कूलॉम्ब। कूलॉम्ब सी से डिनोट होता है, ठीक है ना? और इसकी एक सीजीएस यूनिट भी है, ठीक है? इसकी एक सीजीएस यूनिट भी है, वो होती है स्टार्ट कूलम, ठीक है ना? स्टार्ट कूलम, सीजीएस यूनिट भी है इसकी एक। ओके, चार्ज दो टाइप का होता है भाई। चार्ज दो टाइप का होता है। टाइप्स अगर कोई पूछे आपसे, टाइप्स, तो दो प्रकार का होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। जनरली पॉजिटिव चार्ज किसमें होता है? प्रोटॉन्स में, आपको पता है। नेगेटिव चार्ज किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन्स में। ये बातें आप पहले से जानते हो, कोई नई बातें नहीं है आपके लिए, ठीक है जी? समझ गए? आइए चार्ज के बारे में और बातें करें थोड़ी सी। चार्ज के बारे में कुछ और बातें करते हैं। लाइक चार्जेस, क्या लिखा हुआ भाई? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सबको पता है बात कि जो लाइक चार्जेस होंगे, यानी जो प्लस प्लस चार्ज होगा वो रिपेल होगा, और जो माइनस माइनस चार्ज होगा वो भी रिपेल होगा, और जो प्लस माइनस चार्ज होगा वो अट्रैक्ट होगा। क्लियर बात है ना? यहां पे रिपल्शन है, यहां पे रिपल्शन है, और यहां पे क्या है बेटा? यहां पे अट्रैक्शन है। यही लिखा हुआ है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अगले पे चलते हैं। चार्ज इज एडिटिव। देखो बेटा, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? मैं पीछे ये भी चीज मेंशन कर देता हूं, है ना? यहां भी मेंशन कर देता हूं। क्या है ये? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटियां जनरली एडिटिव होती हैं। एडिटिव का मतलब उनको सीधा सीधा आप ऐड कर सकते हो। कैसे? समझाता हूं। मान लो कोई एक बॉडी है ना? इसको अमीबा ना समझे प्लीज, इसको कृपया करके आप अमीबा ना समझे, ठीक है ना? मान ले कोई बॉडी है ना? मान लिया कोई बॉडी है, सर यहां पर पड़ा है +3 कूलम का चार्ज, यहां पर पड़ा है -2 कूलम का। कूलम में देखो कैलकुलेट हो रहा है ना? तो यहां पड़ा है +3, यहां पड़ा है -2, यहां पड़ा है +4 कूलम, है ना? यहां पड़ा है -3 कूलम, ठीक है ना? यहां पड़ा है +6 कूलम, है ना? यहां पड़ा है -0.5 कूलम, यहां पड़ा है प्लस में 1.5 कूलम। इस तरीके से बहुत सारे चार्ज, कहीं कहीं यहां पर पड़ा है मान लो माइनस में 7 कूलम, यहां पड़ा हुआ है भाई बीच में प्लस का 10 कूलम। इस तरीके से बहुत सारा चार्ज कहीं कहीं पर पड़ा हुआ है किसी बॉडी में। कोई आपसे पूछे कि भाई इस बॉडी का नेट चार्ज क्या होगा, कृपया करके आप इस बॉडी का नेट चार्ज बताएं क्या होगा, तो क्या करोगे? क्या करोगे आप? आप जितना भी चार्ज पड़ा है ना, सबको सीधा सीधा ऐड कर दो। ऑल चार्जेस कैन बी एडेड टू फाइंड द एल्जेब्रिक सम। सबका क्या कर लो? एल्जेब्रिक सम निकाल लो। एल्जेब्रिक सम निकाल लो। क्यू नेट निकालना चाहते हो? हां निकालना चाहते हैं तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 एंड सो ऑन करते चले जाओ, बस हो जाएगा काम। इसी को कहते हैं एडिटिव नेचर। दिस इज कॉल्ड एडिटिव नेचर। ऐड करने का मतलब यही है, क्या कर देना? सबको सीधा 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 जोड़ते चले जाओ। बहुत सिंपल। कर दें फिर काम इसका।
-2 + 3, सबको ऐसे लिख दो, -2 + 3, फिर क्या है भाई -3, ठीक है ना, फिर क्या है +4, फिर क्या है +10 के बाद और फिर क्या है +6, फिर क्या है +1.5, ठीक है, और फिर क्या है -0.5, फिर क्या है -7, ठीक है जी, लिख दिया, बस सबको जोड़ दो और आंसर निकाल दो इसका। क्या आंसर आएगा भाई, कर लेते हैं इसको। -3 + 3 कट गया और +1.5 -आधा कितना आ गया, 1 आ गया, ये तो है ना 1 आ गया, और 7 और 2 -9 हो गया, ये है ना, -7 -2 क्या हो गया -9, और ये है 1 और ये 21 हो जाएगा टोटल, है ना, +21, सही है। तो 21 में से 9 गए, कितना आ गया 12 आ गया, +12 कूलम्ब, समझ गए, क्लियर हो गया। ये काम करना है आपने, ये काम करना है, कोई छूट तो नहीं गया मुझसे, एक बार देख लेना भाई, कोई छूट ना जाए, ठीक है। बाकी आप इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, समझ में आया। तो चार्ज एडिटिव है क्योंकि चार्ज स्केलर है भाई, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए एडिटिव भी है ये। आगे चलते हैं, कह रहा है चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम और यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है ना, कोई पूछे भाई ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि आप यूनिवर्स की बात कर रहे हो भाई, यूनिवर्स को कोई और बाहर से तो नहीं छेड़ रहा, जितना चार्ज इस यूनिवर्स में है उतना ही है, यानी चार्ज एक यूनिवर्स में सेम रहता है, बस चार्ज यहां से वहां ट्रांसफर हो सकता है। मैं यहां पे पूरी बात लिख देता हूं, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, है ना। क्या आपने चीज सुनी है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, यही वाली कहानी है, सेम कहानी है बिल्कुल। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना कोई नया चार्ज बन सकता है और ना ही बना हुआ चार्ज कभी मिट सकता है, बस चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है ना। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, लिख देता हूं मैं यहां पे, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, ठीक है ना। एक बॉडी से दूसरी बॉडी बस क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, देखो जरा, देखो, मान लो कि ये वाली बॉडी जो है ये +2 कूलम की है, ठीक, इसके साथ एक बॉडी और आई, है ना, जो कि -2 कूलम है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों को जोड़ दिया आपस में। आप मुझे बताओ, जैसे दोनों को जोड़ दूंगा, दो कंडक्टर्स को मैंने आपस में जोड़ दिया, एक +2 चार्ज का, एक -2 चार्ज का, अब दोनों का चार्ज का क्या होगा, अब ये दोनों एक ही बॉडी बन गई, आप ऐसा समझ सकते हो, अब ये दोनों क्या हो गई, एक ही बॉडी बन गई। तो मैं इनका जब क्यूनेट निकालूंगा, है ना बेटा, जब मैं इनका क्या निकालूंगा, क्यूनेट निकालूंगा, तो क्यूनेट क्या आएगा, वो आएगा +2 -2 0, माने इस पर टोटल चार्ज कितना है ही नहीं, 0 चार्ज है, समझ गए, 0 चार्ज है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इस बॉडी पर टोटल कोई चार्ज, कोई नेट चार्ज नहीं है, ठीक है। तो मैं इस बॉडी को दोबारा बना लेता हूं, एक बार दोबारा बना लूं, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है ना, मैंने कोई चार्ज नहीं दिखाया, देखो यहां पे +2 -2 मैंने कुछ नहीं लिखा, 0 0 लिखा है ना, 0 0, ये भी 0 0 कूलम है ना, और ये भी 0 कूलम, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम इस बॉडी में से इसके पास 0 कूलम चार्ज आपको दिखाई दे रहा है ना, हम इस बॉडी में से ना कुछ चार्ज निकाल करके इसको दे देते हैं। आप कहोगे सर इसके पास तो 0 कूलम है, हां 0 कूलम कैसे है, लेकिन 0 कूलम कैसे है, इसने इसको काटा है तभी तो 0 कूलम है, यानी कहीं चार्ज गया नहीं है, चार्ज इसके अंदर ही है, लेकिन कट गया है, वो न्यूट्रलाइज हो गया है, वो गायब नहीं हुआ, वो नष्ट नहीं हुआ, वो इसके अंदर ही है। अब बात को समझना भाई, +2 और -2 जब थे, जब ये दोनों साथ साथ आए, यानी हमने इनको कंडक्ट करवा दिया, एक वायर जोड़ दी बीच में, तो उससे क्या हुआ, उससे ये नहीं हुआ कि भाई ये दोनों चार्जेस आपस में टकरा के मर गए, ये टकरा के मरे नहीं है, ये दिख नहीं रहे हैं, ये बॉडी पे दिखना बंद हो गए हैं, अपीयर होना बंद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी न्यूट्रल हो गई है ओवरऑल। लेकिन इसका क्या मतलब ये कि ये +2 और -2 थे नहीं इसके पास, क्या थे भाई, थे, है ना, लेकिन ये मिलके क्या बन गए, 0 बन गए। क्या समझ में आया? अब इमेजिन करो कि मैंने इसमें से एक चार्ज निकाला और यहां रख दिया, इसमें से निकाल के एक चार्ज, है ना,
यहां से कुछ चार्ज निकाल के मैंने यहां रख दिया। कितना निकालूं चार्ज, कितना निकालूं? अभी तो 0 0 था, है ना? कितना निकालूं? मैं इसमें से 0.5 कूलम का चार्ज, ठीक है, माइनस का यहां ट्रांसफर कर देता हूं। कर दूं यहां से -0.5 कूलम का चार्ज यहां ट्रांसफर कर देता हूं। देखो आओ देखो, यहां से यहां ट्रांसफर किया तो यहां कितना हो गया, माइनस का 0.5 कूलम हो गया। और आप मुझे बताओ इसमें कितना बचेगा? जब माइनस का 0.5 कूलम मैंने यहां से यहां जबरदस्ती ट्रांसफर करवाया, कोई प्रोसेस लगाया होगा, वो क्या प्रोसेस है बाद में देखेंगे। कोई प्रोसेस मैंने लगाया और यहां से यहां चार्ज मैंने ट्रांसफर किया। कितना चार्ज ट्रांसफर किया? माइनस का 0.5 कूलम। तो यहां कितना बचेगा? यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा बेटा प्लस का 0.5 कूलम। समझ पा रहे हो भाई? जब ये +2 था, ये -2 था, मैंने दोनों को ज्वाइन किया तो न्यूट्रलाइज हो गया, यानी गायब हो गए दोनों के चार्ज, अंदर चले गए। वो मिटे नहीं है, वो खत्म नहीं हो गए, वो दिखना बंद हो गए हैं बस, है ना? तो दोनों बॉडीज न्यूट्रल हो गई थी, दोनों ही बॉडीज 0 0 पर थी। अब मैंने आधा चार्ज निकाल के यहां से यहां रखा, तो अपने आप ही वहां कौन सा चार्ज आना चाहिए? अपने आप ही बताओ यहां क्या चार्ज आना चाहिए? यहां पर चार्ज प्लस का 0.5 आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां माइनस का 0.5 आ गया। अब भी इनका जो नेट चार्ज है वो कितना होना चाहिए भाई? अब भी इनका नेट चार्ज कितना होना चाहिए? प्लस का 0.5 और माइनस का 0.5 कितना आ गया? ये अभी भी 0 ही है और ये होना ही चाहिए। इसी से पता चलता है कि चार्ज पहले जितना था माने 0 था, बाद में भी कितना रहा? 0 ही रहा। यानी भैया सीधी बात कहूं कि जब मैंने दोनों बॉडीज को जोड़ा था, जितना चार्ज तब था, न्यूट्रलाइज करने के बाद भी कुछ चार्ज उठा के यहां से यहां रखा, तो भी नेट चार्ज उतना ही आना चाहिए जितना पहले था। यानी इनिशियली चार्ज दोनों बॉडीज पर जितना था, फाइनली भी चार्ज दोनों बॉडीज पर उतना ही है। इनिशियली चार्ज बॉडी पर जितना था, फाइनली चार्ज बॉडी पर उतना ही है। मैं एक एग्जांपल और भी देके बताता हूं आपको ये चीज। आ जाओ एक एग्जांपल और देता हूं आपको। चलो सपोज करना एक बॉडी है, उस पर +3 कूलम का चार्ज है और दूसरी बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है, 0 का चार्ज है, न्यूट्रल बॉडी है ये, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है। अब हुआ क्या? मैं दोनों बॉडीज का नेट चार्ज पता कर लेता हूं पहले। कितना है भाई? अभी ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन मुझे पहले से बताओ कितना चार्ज है। सर उस पर +3 है और इस पर 0 है। कितना आ गया? +3 आ गया। अब आप देखना, मैं कुछ भी करता रहूं, मुझे सम जो मिलेगा वो +3 मिलेगा। मैं कुछ भी कहीं से कहीं कुछ भी ट्रांसफर करता रहा हूं, मुझे +3 ही चार्ज हमेशा मिलने वाला। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखो, मान लो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को अब ज्वाइन करवा दिया, मैंने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। अब जब ये ज्वाइन हुआ तो इसका +3 का जो चार्ज था ना, उसमें से +1 चार्ज केवल यहां चला गया। तो इस पे कितना बचा रहा? सर इस पे +2 बचा रहा, है ना? और यहां से यहां कितना चला गया? +1 चला गया। मान लेते हैं ऐसा ही, है ना भाई? +3 था कि नहीं था? यहां 0 था। कितना चला गया? यहां 1 चला गया। यहां कितना बचेगा? 2 बचेगा। आप ऐड करके देख लो अभी भी क्या आ रहा है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, मैं यही समझाने की तो कोशिश कर रहा हूं कि भाई जितना चार्ज पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। इसी को बोलते हैं कि चार्ज क्या रहना? कंजर्व रहना। चार्ज क्या रहना? सेम रहना। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, यानी कोई बाहर से कुछ नहीं आया, कोई बाहर का चार्ज तो नहीं आया, जो हुआ इनके बीच में हुआ। आइसोलेटेड का मतलब ही होता है कि भाई अगर सेक्शन ए के अंदर लड़ाई हुई है लड़कों की आपस में, और सेक्शन ए के लड़के ने सेक्शन ए के लड़के को ही चपेट धर दी, तो भैया सेक्शन ए वाले ही आपस में निपट लेंगे उसको। किसी सेक्शन डी वाले को आने की जरूरत नहीं है। और सोचो अगर सेक्शन डी वाला कोई आ गया तो सोचो, अगर सेक्शन डी वाले ने आके किसी सेक्शन ए वाले से लड़ाई कर ली तो क्या होगा? तो सेक्शन ए वाले सारे छेद देंगे उसको पकड़ के, डी वाले को। ऐसी लड़ाइयां होती है कि नहीं होती? होती है भाई, ठीक है ना? अरे ए के अंदर अगर किसी को ए नहीं मार दिया, ए वाले सेक्शन वाले बच्चे ने किसी ए सेक्शन वाले को ही पीट दिया, तो भाई आपस की लड़ाई है, निपट लेंगे। तू अपना काम कर। डी वाले को बोलेंगे भाई चल तू अपना काम कर, हम देख लेंगे अपने आप, हम निपट लेंगे। आपस में लड़ाई हुई ना, कोई दिक्कत नहीं, सुलह भी हो जाएगी आपस में। लेकिन डी वाले ने आकर के अगर ए वाले को यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम था सेक्शन ए, ऐसे ही एक आइसोलेटेड सिस्टम था सेक्शन डी। कोई बाहर से आकर के पंगे ना ले। बाहर से आके पंगा लिया तो पंगा बड़ा होगा। कहते हो कि नहीं कहते ये बात?
सही बात है कि नहीं? अगर कोई बाहर से आ गया पंगे लेने के लिए तो पंगा बड़ा होगा, है ना? अगर एक स्कूल के बच्चे ने किसी दूसरे स्कूल के बच्चे से पंगा ले लिया तो फिर पंगा बड़ा होता है, वो है कि नहीं? फिर वो स्कूल के बाहर आके खड़े हो जाते हैं होता है कि नहीं होता ऐसा? वही वाली कहानी है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। चार्ज इज इनवेरिएंट बट मास इज वेरिएंट। एक ये भी प्रॉपर्टी है चार्ज की, है ना, 12th के अंदर पढ़ाई जाती है। ऐसे कोई खास काम नहीं है इसका, लेकिन फिर भी पढ़ाई जाती है। देखो, आपने ये चीज सुनी होगी कि जो मास है ना, वो रिलेटिविस्टिकली वेरी करता है। रिलेटिविस्टिकली वेरी करने का मतलब होता है कि जो m होता है ना, वो m0 √1 - v² / c²। ये फॉर्मूला आपने शायद देखा होगा। ऐसे ही लेंथ का भी फॉर्मूला होता है, ऐसे ही टाइम का भी फॉर्मूला होता है, टाइम डायलेशन का, है ना। ये किसने दिया था? ये रिलेटिविस्टिक फिजिक्स का फॉर्मूला है। रिलेटिविस्टिक फिजिक्स का फॉर्मूला। इस m0 को बोलते हैं रेस्ट मास। रेस्ट मास इसे बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास। ठीक है ना? ये रेस्ट मास है, ये रिलेटिविस्टिक मास है। ये स्पीड होती है इस मास की, और ये है लाइट की स्पीड, है ना। तो कहते हैं कि भाई जब कोई पार्टिकल, कोई मास लाइट की स्पीड से चलने लगेगा, जस्ट इमेजिन, कोई मास अगर लाइट की स्पीड से चलने लगे या लाइट के कंपेरेबल स्पीड से भी चलने लगे, यानी लाइट का कंपेरेबल का मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो लाइट जितना ही हो, 10⁸, लेकिन हां कुछ 2.9 से चले या 2.5 से चले या 2 से चल ले या 2.8 से चल ले, इस तरीके से 3 के आसपास वैल्यू रहे। लाइट की स्पीड की वैल्यू क्या होती है? लाइट की स्पीड की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, है ना। तो मास की स्पीड अगर उसके आसपास भी होगी ना, अगर, तो फिर मास जो करता है वो वेरी करता है अपनी वैल्यू में, यानी मास जो है वो बढ़ घट सकता है। हाँ जी, लेकिन चार्ज ऐसा नहीं होता। चार्ज के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है जी, चार्ज जो है वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ V, यानी वेलोसिटी। समझ गए बात को? समझ गए? मास वेरी कर जाता है वेलोसिटी के साथ, चार्ज वेरी नहीं करता, इनवेरिएंट है, यानी कांस्टेंट रहता है। फिफ्थ, बड़ी ही सुंदर, बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, पानी पी ले भाई जरा, है ना। ओके, आते हैं भैया फिफ्थ प्रॉपर्टी पर। फिफ्थ प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड रहता है। ये प्रॉपर्टी आपने क्लास 10th के अंदर भी पढ़ी थी, चार्ज के बारे में। क्वांटाइजेशन बोलते हैं इसको, है ना। क्या लिखा हुआ है? कह रहा चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है? आओ समझें इसको। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज ई, इसको ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब ई बोले तो कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? इतना है। तो 2 पे कितना होगा? इसका डबल कर दो। 3 पे कितना होगा? इसका ट्रिपल कर दो। 10 पे कितना होगा? इसका 10 गुना कर दो। यानी n पे कितना होगा? इसका n गुना कर दो। खत्म बात। यही है एनी, यही फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन का। समझे क्या? अरे भैया, E का मतलब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो N का मतलब क्या हो गया कि N इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी बॉडी के पास, तो कितना चार्ज होगा? N से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपको नेट चार्ज मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है, ये नेट चार्ज निकालने का ही फॉर्मूला है। समझ गए ना? किसी बॉडी पर नेट चार्ज कितना है वो पता करने का फॉर्मूला है Q = NE। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E का मतलब क्या हो गया? E का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, वो कितना है? इतना है। अब इसमें शब्द जो यूज हुआ क्वांटाइज्ड, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड? देखो, क्वांटाइजेशन का मतलब आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर भी बताया गया था। आपको जब 11वीं की केमिस्ट्री पढ़ाई गई थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वहां पर यह चीज बताई गई थी कि जो बोर के शेल्स होते हैं ना, ऑर्बिट्स होते हैं ना, वो क्वांटाइज्ड होते हैं एंगुलर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। वो याद है? नहीं याद होगा कोई बात नहीं, नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स में उसको भी पढ़ेंगे हम। फिजिक्स में एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है एटम।
बाद में आता है, सेकंड बुक के अंदर है वो चैप्टर, शायद आपके स्कूल में वही चल रहा हो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता आपके स्कूल में क्या चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक एटम नाम का चैप्टर है, वहां पर आपने फिर से ये चीज पढ़नी है कि भाई जो ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम होता है ना, वो भी क्वांटाइज्ड होता है। ये क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या होता है? देखो, क्वांटाइज्ड का मीनिंग होता है कोई क्वांटिटी फिक्स कर देना, बस इतना ही मतलब है। अगर मैं आपको बेसिक सा मीनिंग बताऊं ना क्वांटाइजेशन का, तो वो यही मीनिंग है, क्या कर देना, एक वैल्यू को फिक्स कर देना। तो क्या होता है कि चार्ज की ना भगवान जी ने, मतलब सृष्टि ने, जिसने भी ये सृष्टि बनाई, परमात्मा कह लो, माता जी कह लो, विष्णु जी कह लो, कोई भी गॉड जो आप मानते हो वो कह लो, जिन्होंने भी ये सृष्टि बनाई है ना, ब्रह्मा जी, सॉरी विष्णु जी गलती से कह दिया, ब्रह्मा जी, जिसने भी सृष्टि बनाई है, उसने चार्ज की एक मिनिमम क्वांटिटी फिक्स कर दी है। और चार्ज की वो मिनिमम क्वांटिटी जो फिक्स्ड है ना, वो इतनी है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज की जो वैल्यू है वो फिक्स कर दी है, इसी को कहते हैं क्वांटाइज्ड करना। समझ गए ना? तो क्वांटिटी फिक्स करने को बोलता है क्वांटाइज्ड करना। तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो वो फिक्स कर दी है, इससे कम नहीं मिल सकता आपको। अगर आपको चार्ज चाहिए, कम से कम इतना तो आपको लेना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं मिल सकता। और इससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो फिर आपको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। समझ गए ना? आप ये नहीं कर सकते कि मैं इलेक्ट्रॉन आधा आधा काट दूं, बीच में से इलेक्ट्रॉन काट दूं तो मुझे डेसिमल में मिल जाए, नहीं मिल सकता। फ्रैक्शन में मिल जाए, नहीं मिल सकता। मिक्स्ड फॉर्म में मिल जाए, नहीं मिल सकता। तो आपको कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो लेना ही लेना पड़ेगा अगर आपको चार्ज चाहिए तो। और उससे ज्यादा चाहिए तो 2 लेने पड़ेंगे, और ज्यादा चाहिए तो 3 लेने पड़ेंगे, और ज्यादा चाहिए तो 4 लेने पड़ेंगे, और ज्यादा चाहिए तो 5 लेने पड़ेंगे, और ऐसे ही n लेने पड़ेंगे। समझ गए ना? तो चार्ज हमेशा इसी फॉर्म में क्वांटाइज होता है। इस पर हम सवाल भी करते हैं, डोंट वरी। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछता हूं, आपसे सबसे पहले मैं ये चीज पूछता हूं कि भाई अगर आपको कम से कम चार्ज चाहिए तो आपको कितना चार्ज मिलेगा? इतना मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलेगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बेटा अगर आपको उससे ज्यादा चाहिए तो कितना मिलेगा? एक से ज्यादा चाहिए तो कितना मिलेगा? तो 2 मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। वो कितना होगा? इसको डबल कर लो, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। उससे ज्यादा चाहिए तो इसको 3 कर लो, कितना आएगा? 16 3 48, 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और ज्यादा चाहिए तो इसको 4 गुना कर लो, 4 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो 4 यानी 6.4 हो जाएगा, 64 इंटू 10 की पावर -19। समझ गए ना बात को? इस तरीके से चलेगा। क्या इसके बीच की वैल्यूज पॉसिबल है? भाई 1.6 और 3.2 के कोई बीच की वैल्यू पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलेगा। आपको यहां तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या 2 मिलेंगे, या 3, यानी इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा। ये लिखा हुआ देखो यहां पे, है ना? इंटीग्रल मल्टीपल ही मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। क्लियर हुई ये बात? तो ये बात बहुत ही प्रैक्टिकल है ना? ये बात कोई थ्योरेटिकल बात नहीं, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है ये। देखो एक सवाल, बड़ा ही अच्छा सवाल है, कह रहा है कितने सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे अगर हमें एक बॉडी को 1 कूलम चार्ज करना है तो। अगर एक बॉडी को 1 कूलम चार्ज करना है तो मतलब बॉडी पहले चार्ज नहीं थी, कुछ ऐसा ही कह रहा है ये, पहले बॉडी चार्ज नहीं थी, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे कि ये बॉडी चार्ज हो जाए। सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है, हम ये कैसे कर रहे हैं, है ना? आओ एक टॉपिक पढ़ते हैं, बड़ा सुंदर सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है अपीयरेंस ऑफ चार्ज। ये चार्ज अपीयर कैसे होता है? अपीयरेंस ऑफ चार्ज। चलो सबसे पहले बेटा मुझे ये बताओ, आप ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको अगर नेगेटिव चार्ज चाहिए तो आप किससे बात करोगे? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, या न्यूट्रॉन से? तो आप सभी का जवाब होगा सर इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना नेगेटिव चार्ज होता है? ये होता है माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है? तो एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यानी दोनों पर सेम चार्ज है, बस एक का प्लस में एक का माइनस में, यही है फर्क। वैल्यू दोनों की सेम है, जितने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पर भी चार्ज है। यानी अगर दोनों कभी आमने सामने आके खड़े हो गए चार्ज के मामले में तो कौन जीतेगा? कोई नहीं, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है भाई। समझ रहे हो ना? अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज की लड़ाई लड़ने के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा, दोनों बराबर हैं, न्यूट्रल हो जाएगा मामला, है कि नहीं? इसलिए एटम न्यूट्रल रहता है।
क्योंकि एटम के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, सही बात है कि नहीं, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना है, प्रोटॉन पर इतना है, और न्यूट्रॉन पर कितना होता है, न्यूट्रॉन पर कितना होता है, तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। यह कहना बहुत गलत है। क्या बात कर रहे हो सर, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है? जी हां होता है। सर क्या न्यूट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है? हां, लेकिन वो अनचार्ज नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। जो ये न्यूट्रॉन है ना, उसे अनचार्ज कहूं या न्यूट्रल कहूं, क्या कहना ज्यादा सही है? या दोनों का एक ही मतलब है? क्या मानते हो आप, क्या मानते हो आप? एक न्यूट्रॉन को अनचार्ज कहना चाहिए कि न्यूट्रल कहना चाहिए? क्या कहना ज्यादा सही है? न्यूट्रल कहना ज्यादा सही है, और अनचार्ज कहना कतई गलत है। आप ये बिल्कुल भी मत समझ लेना कि कोई ऐसा मैटर भी है जिस पर चार्ज नहीं होता। देखो, चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है भाई, पढ़ा था ना। चार्ज क्या है? वो मैटर की प्रॉपर्टी है। तो अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि एक न्यूट्रॉन के पास चार्ज ही नहीं है, वो अनचार्ज है, तो आप भाई गलतफहमी में हो। ये आपकी गलतफहमी है। न्यूट्रॉन अनचार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, वो एक चार्जलेस पार्टिकल नहीं है। उसे ये मत कह देना कि तू चार्जलेस है, बुरा लगता है। न्यूट्रॉन को बुरा लगता है अगर आपने ये कह दिया कि तू चार्जलेस है। चार्जलेस नहीं है, वो न्यूट्रल पार्टिकल है, ऐसा कहना ज्यादा सही है। क्लियर है बात? तो आज के बाद कभी भी न्यूट्रॉन को अनचार्ज मत कहना कि तू चार्ज नहीं है, हम ये कहेंगे तू न्यूट्रल है। समझ गए ना? अब फर्क क्या है दोनों के अंदर, बात ये करते हैं। अनचार्ज का मतलब होता है चार्ज ही नहीं है। जैसे फोटोन, फोटोन है ना, लाइट का पार्टिकल, सुना आपने फोटोन? तो फोटोन पर क्या चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है उस पर, कोई चार्ज नहीं है फोटोन पर, है ना, क्योंकि वो मैटर ही नहीं है। मैटर होगा तो चार्ज होगा, मैटर नहीं होगा तो चार्ज भी नहीं होगा। तो फोटोन तो अनचार्ज है, उसको तो आप कह सकते हो, उसको बुरा नहीं लगेगा। फोटोन को बुरा नहीं लगता, उसको बोलो तू अनचार्ज है, अनचार्ज चल निकल यहां से, तो फोटोन कहता है कोई दिक्कत नहीं, बोलते रहो। लेकिन अगर आपने न्यूट्रॉन को बोला तो अनचार्ज है, तो बुरा मान जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल वो होता है जिस बॉडी में जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी भरा हुआ है। तो यस, ये बात सही है कि जो न्यूट्रॉन है ना, उसमें उसके अंदर जितना प्लस का क्वार्क है ना, उतना ही माइनस का भी क्वार्क है। क्वार्क चार्ज के भी छोटे फॉर्म होते हैं, चार्ज से भी छोटे फॉर्म जो है वो क्वार्क है। अगर आप किसी बॉडी के अंदर घुस जाओगे ना, है ना, एटम होता है, एटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस चीज से मिलकर बने हैं? तो ये मिलकर बने क्वार्क से। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ऐसे बोलते हैं। अप क्वार्क पॉजिटिव होता है, डाउन क्वार्क नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन में भी कुछ अप क्वार्क होते हैं, प्रोटॉन में भी कुछ डाउन क्वार्क होते हैं, लेकिन अप क्वार्क ज्यादा होते हैं। ऐसा ही इलेक्ट्रॉन में भी है, इसमें डाउन क्वार्क ज्यादा होते हैं लेकिन अप क्वार्क भी होते हैं। यानी भाई कोई भी व्यक्ति बुराई से छूता नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि भाई प्रोटॉन बड़ा पॉजिटिव है, तो यह मत समझना कि उसके अंदर नेगेटिव चीज नहीं है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पर उसके अंदर बुराई जरूर होती है, लेकिन हो सकता है उस व्यक्ति में अच्छा ही ज्यादा हो, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा था यार, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कोई ना कोई बुराई जरूर होगी। और हर बुरा व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अपने अंदर थोड़ी बहुत अच्छाई रखता होगा, है ना। तो ये देखने वाली बात है भाई। तो बात यहां पर हो रही है चार्ज की अपीयरेंस की, कि चार्ज कैसे हमको अपीयर होता है। अंदर छुपा होता है भाई, चार्ज अंदर की बात है, ये अंदर की बात है, छुपी होती है अंदर, है ना। तो मैं आपको समझाता हूं भाई। देखो, अगर एक बॉडी है, सुनिएगा ध्यान से, अगर एक बॉडी है, इसमें +3 कूलम का चार्ज है और इसमें -3 कूलम का भी चार्ज है, तो इस बॉडी को मैं क्या कहूंगा? ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, कि न्यूट्रल है? क्या कहूं मैं इसको, क्या कहूं मैं इसको? ऑब्वियसली हम इसे कहेंगे कि भाई तू तो न्यूट्रल है। क्यों कह रहे हैं न्यूट्रल? क्योंकि इसके पास जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो कट के क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। यानी इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है। जिस बॉडी पर नेट चार्ज 0 होता है ना, उसका मतलब होता है कि वो न्यूट्रल है। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उस बॉडी को कह दो तू चार्जलेस है। अगर बोलो इस बॉडी को चार्जलेस बोल सकते हो क्या? नहीं, हम ये बोलेंगे इसका नेट चार्ज 0 है। क्या बोलेंगे इसका? क्या बोलेंगे इसका? हम बोलेंगे इसका नेट चार्ज 0 है, टोटल चार्ज इसका 0 है। ये नहीं बोलेंगे तू चार्जलेस है। समझे बात को? अब इमेजिन करना कि इस बॉडी में से मैंने
मैंने -2 कूलम्ब रिमूव कर दिए, ठीक है। क्या रिमूव कर दिया? +3 था, -3 था, मैंने -2 कूलम्ब रिमूव कर दिए। अब इस बॉडी के पास क्या बचा? अब इस बॉडी के पास क्या बचा? इसके पास +3 कूलम्ब तो है ही है, +3 कूलम्ब तो है ना। और -2 रिमूव करने के बाद क्या है? -1 बचा हुआ है यहां पे। हाँ, -1 कूलम्ब बचा हुआ है। बताओ इस पर नेट चार्ज कितना होगा? बताइए भाई, इस बॉडी पर नेट चार्ज कितना है? तो सर प्लस का 3 है, माइनस का 1 है, तो प्लस का 2 कूलम्ब आ गया। ओ भाई साहब, मतलब ये बॉडी अब क्या बन गई? ये बॉडी अब बन गई पॉजिटिव चार्ज्ड, है ना। जो बॉडी पहले न्यूट्रल थी उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की वजह से, कुछ माइनस चार्ज हटाने की वजह से ये बॉडी कैसी अपीयर होने लगी? ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज अपीयर होने लगी। बेटा समझ पा रहे हो इस बात को? समझ पा रहे हो? ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज अपीयर होने लगी। जो अभी तक न्यूट्रल थी, जो अभी तक ऐसा लग रहा था इस पर तो कोई चार्ज होएगा ही नहीं, है ना, धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। -2 निकालने के बाद ये बॉडी प्लस दिखना चालू हो गई। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। एक बॉडी आपको न्यूट्रल प्रतीत होती है लेकिन वो अंदर से नहीं होती। समझ रहे हो ना? यही मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे रहा था। एक बॉडी न्यूट्रल होती है लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास कोई चार्ज नहीं है, अंदर चार्ज होता है जी, जितना प्लस उतना माइनस। तो उसमें से हमने क्या किया? 2 कॉलम रिमूव कर लिया, +3 और -1 रह गया। आप देख सकते हो नेट चार्ज क्या आ गया? +2 आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना चाहूं तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं इस बॉडी को -4 कूलम्ब ऐड करने को बोल दूं तो इस बॉडी में -4 कूलम्ब ऐड करने को बोल दूं तो क्या होगा? +3 कूलम्ब पहले से था, और -3 कूलम्ब भी इसके पास पहले से था, -4 और आ गया, तो -3 -4 मिलकर कितना? -7 हो गया। हाँ, -7 कूलम्ब हो गया भाई। तो आप बताओ अब इस बॉडी पर नेट चार्ज क्या आ गया? अब इस बॉडी पर क्यू नेट क्या है? क्यू नेट है +3 -7, कितना आ गया भाई? -4 कूलम आ गया। ये बॉडी अब नेगेटिवली चार्ज दिख रही है। ये बॉडी अब कैसी दिख रही है? ये बॉडी अब नेगेटिवली चार्ज्ड दिख रही है, नेगेटिवली चार्ज्ड दिख रही है। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बता दो, बता दो भाई, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? समझ गए ना? तो एक न्यूट्रल बॉडी को, ध्यान से सुनना भाई, यहां पर मैं समराइज कर रहा हूं पूरी कहानी, पूरी कहानी यहां पर समराइज कर रहा हूं, ठीक है ना। समरी ले लो इस चीज की, समरी ले लो, फिर सवाल पर आते हैं, ठीक है ना। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जाते हैं, ठीक है, तो बॉडी बन जाती है पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, यानी नेगेटिव चार्ज ऐड किया जाता है, तो बॉडी बन जाती है नेगेटिव। समझ गए? अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करोगे तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी, न्यूट्रल से पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएंगे तो बॉडी क्या बन जाएगी? नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी। ध्यान रखना भाई, दोनों चीजें ध्यान रखना भाई। क्लियर है बात? समरी समझ में आ गई टॉपिक की? आगे बढ़े, आओ अब सवाल पे चलते हैं। अब सवाल आपको समझ में अच्छे से आएगा। कह रहा है भाई कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं एक बॉडी से ताकि वो 1 कूलम चार्ज हो जाए? क्या चाह रहा है ये चाह रहा है कि चार्ज 1 कूलम हो जाए, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकाल लें। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, हा या ना? तो आप इन तीनों को यूज करके कौन सा फॉर्म लगाओगे? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई? Q इज इक्वल टू एन ई लगाओगे ना। Q को क्या पुट करोगे? 1, ये n है, और E कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। खत्म। इसको डिवाइड में ले जाओ, है ना, इसको डिवाइड में ले जाओ, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सही है। और अब इस 10⁻⁻19 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा? 10⁻+19 डिवाइड बाय 1.6। ये पॉइंट हटाओ, एक और 10 ऊपर ले आओ, ये 19 में से भी एक 0 उतार लो, तो ये हो जाएगा 10⁻18, और ये एक 0 और उतर गया तो ये 100 हो गया, 100। डिवाइड में क्या आ गया? 16 आ गया। काटो जरा इसको, 4 से काटो, 4 चौक 16, और ये 25 हो गया। इसे काटो, ये आएगा 6.25।
क्या आंसर आया? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना? कहां है भाई? 6.25 इंटू 10 की पावर 18, इतने सारे इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए। ठीक है, तो ए आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। लो जी, एक न्यूट्रल बॉडी है, उसे चार्ज कर दिया गया 1 माइक्रोकूलम। अब ये माइक्रोकूलम क्या होता है, साइड में देखो जरा। यहां पे मैंने कहा था जिस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी वहां मैं बता दूंगा। 1 माइक्रोकूलम का मतलब होता है बेटा 10 की पावर -6 कूलम, और 1 मिली कूलम का मतलब होता है 10 की पावर -3 कूलम। हमेशा ध्यान रखना, माइक्रो शब्द आता है 10 की पावर -6 के लिए, मिली आता है 10 की पावर -3 के लिए। कहीं भी आए आपने ऐसा ही करना है। ठीक है, कह रहा है कि न्यूट्रल बॉडी है, उसे चार्ज कर दो इतना, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे? बिल्कुल सेम सा सवाल नहीं है ये, Q इज इक्वल टू एन ही नहीं करना चाहिए अपने को यहां पे फिर से, है ना? इस बार Q कितना है? कह रहा है 1 माइक्रोकूलम है, यानी 1 इंटू 10 की पावर -6 बोल रहा है ये। N तो आपको निकालना है। E कितना होता है? E होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। आप एक काम करो, आप इसको डिवाइड में लेके जाओ, एक बार जरा लेके जाओ। देखो 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और साथ में क्या है? 10 की पावर -6। आप एक बात बताओ, आपने इसका आंसर अभी अभी निकाला है? ध्यान से देखो, ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, ये इसका आंसर आपने अभी अभी निकाला है। ये रहा, ये देखो, यही तो है, इसी को तो कैलकुलेट किया है ना? रख दे n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18, है ना, और इंटू 10 की पावर -6। क्या आ गया ये? n 6.25 इंटू 10 की पावर 18 में से 6 गए, कितना बचा बेटा? 12 बचा कि नहीं बचा? बस ये आपका आंसर है। कहां है भाई? 6.25 इंटू 10 की पावर 12। क्लियर है बात? आ गया समझ में? बहुत सिंपल, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। हां जी, 4 महिलाएं हैं हमारे सामने, है ना? निरमा बेचती हुई, निरमा की ऐड करती हुई 4 महिलाएं हैं, हेमा, रेखा, जया और सुषमा। सबकी पसंद निरमा। काफी साल पहले ऐड आया करती थी, और जिस टाइम ये ऐड आया करती थी उस टाइम मैं खुद छोटा सा बच्चा था। तो ये जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, हेमा, रेखा, जया, सुषमा, ये 4 ऑप्शंस मेरे टीचर ने, सर ने मुझे तब बताए थे, मतलब जब मैं बहुत छोटा था। तो मैं भाई उन्हीं का शिष्य हूं, तो मैं इसको ले आया, है ना? तो मेरे जो गुरुजी थे, जिनसे मैं फिजिक्स पढ़ा हूं, है ना, पंकज गुरुजी बोलना चाहिए, है ना? तो पंकज गुरुजी से, मतलब जो मेरे बचपन में, जब मैं छोटा था, मतलब छोटा क्या, 12th में बच्चा छोटा ही होता है, तो मैं 12th में था, तो तब एज इट इज सेम ये ऑप्शंस इस तरीके से लेकर के वो आते थे। हाँ, ये क्वेश्चन कुछ अलग होगा, ये सवाल कुछ अलग होगा, लेकिन ये हेमा, रेखा, जया, सुषमा, ये मैंने डाला इसके अंदर, है ना, क्योंकि एक तरीके से ट्रिब्यूट है ये मेरे गुरुजी को, है ना, जिन्होंने मुझे फिजिक्स सिखाई, है ना, पंकज जी को। तो वो इस तरह की बहुत सारी चीजें लेकर के आते थे। कुछ 4 नाम ले आए, कभी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ऐसे ले आए, कभी पांडवों के 5 नाम ले आए, इस तरीके से कुछ वो लाते रहते थे, है ना? तो ये बचपन में सुना होगा आपने भी, हेमा, रेखा, जया, सुषमा। तो अगर आप में से किसी ने सफल 2.0 का मेरा लेक्चर देखा होगा, जो आज से 1 साल पहले मैंने पढ़ाया था, वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा, हेमा, रेखा, जया, सुषमा, है ना? तो आगे आने वाले कुछ और भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर मैं इसको लेकर के आऊंगा, हेमा, रेखा, जया, सुषमा को। ठीक है, तो पिछले साल भी लाया था, उससे पिछले साल भी लाया था, सेम टू सेम इसी तरीके से, हेमा, रेखा, जया, सुषमा। खैर, देखते हैं सवाल, सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेलिंग अ लाई? झूठ कौन बोल रहा है? चारों में से? हेमा कह रही है कि उसके पास चार्ज है 3.2 इंटू 10 की पावर -18। रेखा कह रही है कि उसके पास चार्ज है 6.4 इंटू 10 की पावर -16। जया जी कह रही है कि उनके पास चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और सुषमा जी कह रही हैं कि उनके पास चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -20। तो दोनों में से सच, चारों में से सच कौन बोल रहा है? अगर आपको चेक करना कि कौन सच बोल रहा है, तो आप हर चार्ज को, जो भी गिवन चार्ज है ना, उसे डिवाइड करके देख लो E से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि Q इज इक्वल टू एन ही होता है ना, और ये जो N है, ये एक नंबर है बेटा, है ना? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या ये कभी डेसिमल में हो सकते हैं क्या? नहीं, ये हमेशा इंटीजर में आएगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा, ये हमेशा किस में आएगा? ये हमेशा इंटीजर, ये N की वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है? इंटीजर में आने वाली है। तो भैया अगर मैं N को लिखूं Q बाय E,
इस ई को नीचे ले गया, तो आपने हर बार यही करना है कि चार्ज को ई से डिवाइड करके देख लो। अगर वैल्यू एक होल नंबर आ रहा है तो आपका आंसर सही है। अगर वैल्यू कोई डेसिमल आ रहा है ना, फ्रैक्शन आ रहा है, तो गड़बड़ है। चेक कर ले, फिर चेक कर ले, क्यू बटा ई करके देख ले, है ना। आओ डिवाइड करते हैं इसको ई से, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, इसको भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसको भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसको भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। देखो कौन कट रहा, कब कट रहा, कैसे कट रहा, कहां कट रहा। देखो इसको काटा 2 से, इसको काटा 4 से, इसको काटा 1 से, इसको काटा 1 से, कोई दिक्कत। 10 की पावर माइनस 19 माइनस 18, जब ये कटेगा तो ऊपर एक 10 बच जाएगा, है ना। समझ पा रहे हो ना, ये माइनस 19 है, माइनस 18 है, ये तो पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, -1 बचा रहेगा, लेकिन ये ऊपर जाके 10 बन जाएगा, यानी इसका आंसर जो आएगा वो 10 आएगा। तो 10 तो ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स तो हो सकते हैं। तो हेमा जी ने झूठ बोला क्या? नहीं, हेमा जी ने सच बोला। 10 की पावर माइनस 19 नीचे है, -16 ऊपर है, तो भाई 16 तो कट जाएंगे, 16 कट जाएंगे, कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा, ऊपर जाएगा तो 1000 आएगा, इसका आंसर 1000 आएगा। क्या 1000 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं हो सकता 1000 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और देखो 10 की पावर माइनस 18, ये यही वाला सीन है, सेम वाला सीन है, ये कितना आएगा? 10 ही आएगा, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब ये सॉरी 10 नहीं 20 आएगा ना, ऊपर और 20 आएगा, तो 2 इंटू 10 ऊपर बचेगा ना, तो ये हो जाएगा 20, 20 इलेक्ट्रॉन। तो 20 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो भाई डी ही है जो झूठ है ना, डी ही है जो झूठ है। वो क्या कह रही है? ये कह रही है 10 की पावर माइनस 19 है और ये 10 की पावर माइनस 20 है, कट गया तो माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 है तो 1/10 हो गया, यानी 0.1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, 0.1 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। क्लियर है बात? तो बस कुछ नहीं जी, मैथ्स करनी थी आपको थोड़ी सी, बाकी आपको आंसर मिल जाएगा। बड़ा ही अच्छा सा सवाल। एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है जी, एक न्यूट्रल बॉडी है, उसे नेगेटिवली चार्ज कर दिया गया, तो उसके मास का क्या होगा? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? एक न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर दिया गया, एक न्यूट्रल बॉडी थी, यानी हो सकता है इसके पास +3 कूलम का चार्ज हो, -3 कूलम का चार्ज हो, तो ये बॉडी क्या थी? न्यूट्रल थी। नेट चार्ज क्या था? 0 था। आपने इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करते हो ना, यानी ये करते हो, तो आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो बॉडी का मास घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। एक पॉजिटिव बॉडी जब आप क्रिएट करते हो ना, तो बेसिकली आप उसका मास गिरा रहे होते हो। आया समझ में कॉन्सेप्ट? और अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करने के लिए, तो आप मास बढ़ा रहे होते हो। हाँ कि ना? सोचो सोचो, यहां देखना, यहां देखना, एक न्यूट्रल बॉडी थी, आपने कुछ चार्ज रिमूव किया, ये जो बॉडी बचेगी ना, इसका मास कम होगा। और इसमें देखो आपने कुछ ऐड किया इसको नेगेटिवली चार्ज बनाने के लिए, इसका मास ज्यादा हो जाएगा। यानी एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास ज्यादा होगा एक न्यूट्रल बॉडी से, और उससे भी कम मास होगा एक पॉजिटिवली चार्ज का। क्या कहते हो, हाँ या ना? कुछ ऐसा ही ऑर्डर होगा कि नहीं? कुछ ऐसा ही ऑर्डर होगा ना इस केस में? कुछ ऐसा ही ऑर्डर होगा ना इस केस में कि भाई सबसे ज्यादा मास किसका होगा? सबसे ज्यादा मास होगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी का, उससे कम मास होगा न्यूट्रल बॉडी का, उससे भी कम मास होगा एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का। करेक्ट कह रहा हूं कि नहीं? है ना, करेक्ट कह रहा हूं कि नहीं? ठीक है, सही। चलो अब इस सवाल पर वापस आते हैं। कह रहा है कि न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर दिया गया नेगेटिवली, यानी उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड करे गए होंगे बेटा, और ऐड करोगे तो उसका मास इंक्रीज करेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको, है ना, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है आप इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन कर सकते हो, प्रोटॉन का लेन देन हो नहीं सकता। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, तो वो तो कभी हो नहीं सकता, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ही इलेक्ट्रॉन ही रिमूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही ऐड होते हैं। चलिए सवाल को करते हैं। मैं बहुत सारे सवाल लाऊंगा भाई, और हर बार लाऊंगा, हर लेक्चर में आपको खूब सवाल मिलेंगे, खूब न्यूमेरिकल करेंगे और खूब प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी के सवाल हो, चाहे एनसीईआरटी लेवल के सवाल हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर बोर्ड के सवाल हो, या फिर वो प्रीवियस ईयर सीयूईटी के सवाल हो, सब आपको मिलने वाला है। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, हाँ जी, एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? पता होना चाहिए यार, एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है? एक अल्फा पार्टिकल
को हम लोग लिखते हैं डबली पॉजिटिव चार्ज्ड हीलियम आयन। यानी वो एक हीलियम आयन होता है, एक हीलियम आयन होता है जिसके पास 2+ का चार्ज होता है। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो हीलियम होता है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? दो ही तो है ना? क्या है, क्या है भाई? दो ही तो एटॉमिक नंबर है इसका। दो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया? इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं? इसके पास प्रोटॉन्स भी 2 हैं, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने? इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं। क्या समझे बात को कि नहीं? अरे भैया, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्रोटॉन भी 2 है, इलेक्ट्रॉन भी 2 है ना? और जब हमने इसको आयन बनाया, जब हमने इसको आयन बनाया, 2+ बनाया, तो अब इसके पास प्रोटॉन तो हैं, प्रोटॉन तो हैं 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। तो अब इसके पास चार्ज कितना है? यही तो पूछ रहा है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है? भाई 2 प्रोटॉन का ही तो चार्ज है बस। अरे हां कि ना? 2 प्रोटॉन का ही तो चार्ज है, तो एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है भाई? एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ कि ना? तो 2 प्रोटॉन पर कितना होगा? खत्म हो गया। 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है कि नहीं? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सही है कि नहीं? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है ना? मैं ये सोचता हूं कि हम आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। कूलम्स लॉ को हम कल से स्टार्ट करें, क्योंकि कूलम्स लॉ अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। हमने आज चार्ज को पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी, काफी सारे सवाल करे, और आपको एक लेक्चर और भी देखना है वेक्टर्स का। वो मैंने आपको कहा है देखने के लिए, वो आपका होमवर्क है, ठीक है ना? वेक्टर्स वाला लेक्चर आपने देखना ही देखना है। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं, ठीक है ना? मतलब मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा आपको, कूलम्स लॉ मैं कल ही लूंगा। नया लेक्चर, नया टॉपिक, नया दिन, ठीक है ना? तो तभी इसको हम ले लेंगे, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। व्हेन अ सोप बबल इज नेगेटिवली चार्ज्ड, क्या कह रहा है भाई? अगर एक सोप बबल नेगेटिवली चार्ज होता है तो उसके साइज का क्या होगा? आपको क्या लगता है साइज का क्या होगा? आप क्या मानते हो भाई, साइज का क्या होने वाला है? देखो भाई, अगर एक सोप बबल था और उस सोप बबल पर आपने क्या किया? नेगेटिव चार्ज डाल दिया, तो आपको यह नहीं लगता कि जो ये 2 नेगेटिव चार्ज होंगे ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करने के बाद थोड़ी सी शेप इसकी क्या होगी? बढ़ जाएगी, है ना? है ना? मतलब ये एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। नेगेटिव चार्ज है ना भाई, तो एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे, तो एक दूसरे दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे, तो इसका साइज थोड़ा सा क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। समझ गए ना? चार्ज डालने के बाद इसका साइज थोड़ा सा क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। बोलो जी, बोलो जी, कोई समस्या? तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है चार्जिंग का मेथड, ठीक है? और उसके बाद फिर कूलम्स लॉ है, ठीक है? ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में ही लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भाई डबल काम करना है ना यार? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों ने डबल काम करना है, इसके लिए हम 1.5 घंटे का लेक्चर ही लेते हैं। इसमें से आधे घंटे मैंने आपको शुरू में ज्ञान दिया और 1 घंटा मैंने आपको पढ़ाया। ये तो आपने नोट्स में करना ही करना है। मैं भाई आपको होमवर्क बता के जा रहा हूं, लेकिन ये होमवर्क परमानेंट होमवर्क है। हर लेक्चर के बाद यही होमवर्क है, ऐसा समझ लो। क्या होमवर्क है? आपने कंप्लीट लेक्चर को रिवाइज किए बिना नहीं सोना, रिवाइज किए बिना नहीं, या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, रिवाइज करके ही सोना है, ठीक है ना? पॉजिटिव सेंस में लिखते हैं इसको। आपने इसको रिवाइज करके ही सोना है, नहीं तो सोना नहीं है भाई। नींद ना आ जाए, आंख झपक ना जाए अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है तो। समझ गए ना? और लेक्चर वाइज रिवीजन करोगे ना, आप पर कभी भी लोड नहीं आएगा। कभी भी आपको ये चीज फील नहीं होगी यार मैं भूल गया, पुराना पढ़ रहा था वो मैं भूल गया। कभी नहीं होगा ऐसा, यकीन मानो। अगर आप लेक्चर वाइज रिवीजन कर रहे हो ना, अगले दिन आपकी मेमोरी इतनी तेज रहेगी, आपको फटाफट समझ में आएगा कि सर ने क्या बोला था। हम जब नया पढ़ रहे होते हैं ना और पुराना हमको अच्छे से आता होता, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होता है। बोलो नहीं होता क्या? आप 12 साल से स्कूल में पढ़ रहे हो यार तुम 12वीं में हो और स्कूल खत्म होने वाला है, तो तुमको ये इन चीजों के फायदे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, बार बार रिमाइंड करवाने पड़ते हैं। ये इंसान है और ये पशु के समान ही होता है अगर इसको ट्रेन ना किया जाए तो, है ना?
वो टार्जन और मोगली आपने देखा है ना, इसलिए ट्रेनर चाहिए होता है, कोच चाहिए होता है, टीचर चाहिए होता है, शिक्षक चाहिए होता है, इंस्ट्रक्टर चाहिए होता है, अध्यापक चाहिए होता है हमें सही दिशा दिखाने के लिए। तो वो आपको मैं टाइम टू टाइम दिखाऊंगा, टाइम टू टाइम क्या, हर लेक्चर के बाद ये बात रिपीट करूंगा बेटा। और हिम्मत है वाली बात आपने ध्यान रखनी है कि भाई आपने रेगुलर रिवीजन करना है, रेगुलर लेक्चर में आना है, बैकलॉग नहीं होने देना है, टेस्ट डीपीपी यानी हर एक चीज पूरी डिसिप्लिन के साथ करनी है। सिर्फ 3.5 महीनों की बात है, सिर्फ 3.5 महीनों का ये डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो। जैसा मैंने बोला, अगर आपको यकीन है कि वैसा करने से फायदा होगा तो भाई ये यकीन सही साबित होने वाला है आपका, ये बात पक्की है। रिवाइज करके सोना है बेटा लेक्चर को, ठीक है ना। नोट्स आपने लिख लेने हैं लेक्चर खत्म होने के 15-20 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर अपने हिसाब से आप देख सकते हो, टाइम स्पीड बढ़ा करके, टाइम स्पीड घटा करके 1.5x की स्पीड पे देखो इसको। बेनिफिट ही बेनिफिट है, रिकॉर्डेड लेक्चर का जितना बेनिफिट है ना, लाइव लेक्चर का कभी नहीं हो सकता उतना बेनिफिट, कभी नहीं हो सकता। समय की बर्बादी करनी हो तो लाइव लेक्चर अच्छा है और आपके पास समय नहीं है बर्बाद करने को, बात सारी ये है, ठीक है। तो इसलिए आपने नोट्स अपनी स्पीड के हिसाब से बनाने हैं, पॉज करके या तो बीच बीच में बनाते रहो, फायदा ही फायदा, या फिर लेक्चर पूरा देखने के बाद 1.5x पर देख लो लेक्चर को, 1.25x पर देख लो, 1.25x पर देख लो, और लेक्चर को पूरा देखने के बाद आपने 15 से 20 मिनट निकाल के नोट्स बनाने हैं। 15 मिनट्स मिनिमम निकालना है आपने नोट्स बनाने के लिए। सुंदर सुंदर नोट्स बनाने, साफ साफ नोट्स बनाने। पुराने नोट्स बना रखे हैं सर, क्या वो चल जाएंगे? नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हर टीचर अलग है, हर टीचर का कंटेंट अलग है, हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग है, हर टीचर के बताने की छोटी छोटी बातें जो हैं वो अलग अलग है। इसलिए आपने टीचर के हिसाब से, लेक्चर के हिसाब से, और सबसे पहले खुद को रख करके नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, ठीक है जी। समझ गए ना? ये 2 काम आपने करना ही करना है, ये किए बिना आपने सोना नहीं है। आज के लिए केवल इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अब कल एक और लेक्चर के अंदर, जहां पर हम लोग चार्जिंग को पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम कूलम्स लॉ पर आएंगे। यानी जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 2 लेक्चर का कंटेंट मैं 1 लेक्चर में ही दूंगा, कंडेंस फॉर्म में होकर के आपको मिलने वाला। इसलिए भाई कमर कस लें, और अगर है हिम्मत तो कमेंट में लिख देना जरा, है हिम्मत, ठीक है ना, कि हम वो चीजें फॉलो करेंगे जो चीजें आपने सर हमको बताई हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।